Now the time has come to listen to that iconic figure for whom we have been waiting for long. Our keynote speaker, Dr. Sanjana Simon. She is the director of Love Thy Neighbor Trust, New Delhi. She has completed her masters in commerce and as well as in English, and a trained BA teacher who taught 12 years to secondary students. She has completed her doctorate in Christian theology. She runs her own organization for the upliftment of the transgender community. Before this, she worked in the Kathak Kendra, that is an autonomous body of the Ministry of Culture, Government of India. Please, ma'am, come and share your experience and also message for the society. प्यारे बच्चों, मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा प्यारी। एक जिंदगी का बहुत लंबा समय मैं तरसती रही ये सुनने के लिए कि मैं भी प्यारी हो सकती हूँ, मैं भी किसी की अपनी हो सकती हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर बाहर खड़े हो, कॉरिडोर में कहीं हो, आ जाओ। जो सुनता है, जो सुनना चाहता है, वो शागिर्द आगे चल के बड़ा उस्ताद बनता है। बहुत समय पहले इन किताबों का, कागज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। लोगों ने अपने गुरुओं को सुना और सुन के लाखों शिष्यों के गुरु बन गए। तो आज सुन लीजिए, डायस पे महान विभूतियाँ बैठी हैं। मैं तो एक अदना सी संघर्ष करती हुई एक छोटी सी नौका हूँ। इस संसार में बड़े बड़े जहाज मेरे पास बैठे हुए हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि बीइंग डिफरेंट मीन्स बीइंग स्पेशल। आई एम फॉर्चुनेट इनफ that God has made me a special person. No matter what I carry in between my legs, what do I think of myself, what matters is my identity. Who am I? 99% मैं क्या हूँ, ये आपकी सोच है। कहते हैं किसी ने पत्थर देखा तो किसी ने पत्थर में छुपा राम देखा। ये सोच है। मैं किसी के लिए हिजड़ा हो सकती हूँ, किसी के लिए किन्नर हो सकती हूँ, किसी के लिए ट्रांसजेंडर हो सकती हूँ, किसी के लिए बहन हो सकती हूँ, किसी के लिए माँ जैसी हो सकती हूँ, और शायद किसी को मुझसे इश्क भी हो सकता है। संभावनाओं के द्वार आखिरी सांस तक खुले होते हैं। आखिरी सांस में भी लोगों ने तौबा करके हज का सवाब पा लिया। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले होते हैं। आज भी जब मैं दिल्ली से कानपुर आई हूँ, अपना ही पड़ोस का घर सा लग रहा है। मैं बरेली की हूँ मूलतः, और ऐसा लग रहा है जैसे एक चौराहा लांग के दूसरे चौराहे पे अपनी खाला के घर आ गई हूँ। बिल्कुल बहने बहने तो हैं, बरेली कानपुर। आई हूँ इस हसरत के साथ कि संभावनाओं का एक द्वार खोल सकूं, कुछ लोगों को सांसें दे सकूं। हाँ, हम सब जिंदा है, लेकिन कुछ लोग सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोगों का दम घुट रहा है, कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। और जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने,
जैसे सर ने कहा कि किसको सुना जा रहा है, कितना सुना जा रहा है। Are the voices heard and heard in a positive manner? Some voices make echo, some voices create noise pollution, some voices are melodious chanting, some voices we hear, we get it recorded, we hear again, and we keep hearing. Try to be the voice of voiceless people. I am a voiceless, yet a voice. I am uncounted, unloved, unwanted, yet I'm surviving. It's difficult to be alone, but it makes you a great warrior when you are alone and behind you there is a battalion. I am not alone, but I am commander-in-chief who carries the entire society. Everyone is behind me. I have come out from the crowd. The day I revealed that I'm a transgender person, I came out from the crowd and I said, I am one who can speak truth. I am one who is not in that crowd, but apart from crowd as a special person. एक पेड़ जो होता है वो तब पेड़ बनता है जब एक बीज मिट्टी में दम घोट के मर जाता है। मैंने मार दिया जैसी मैं पैदा हुई थी, क्योंकि मुझे जन्म देना था जैसी मैं आज हूं। मौत थी झूठ की, मौत थी पर्दे की, मौत थी हिपोक्रेसी की। एक जो इज्जत का ढोंग, इज्जत के ढोंग का बना लिबास जो मैंने लाद रखा था, मैंने उसको उतार दिया, क्योंकि सच का दम घुट रहा था। और मैं सच के साथ नग्न होके आगे बढ़ गई, क्योंकि जब जन्म होता है तो नग्नता भी होती है। मैं आगे बढ़ी और शुरू में तो हर बच्चा ही रोता है ना, रोई, ऐसे गिरती गिरती चली, संभलती संभलती चली, छोटे छोटे कदम बढ़ाए, लेकिन चलना था दिमाग में था। बच्चे को चलना कोई सिखाता नहीं है, बच्चा खुद चलना सीखता है। हाँ, लोग उंगली पकड़ के सहारा जरूर देते हैं, लेकिन चलने की एबिलिटी जो होती है उस बच्चे के अंदर होती है। मुझ में भी चलने की वो एबिलिटी थी, क्योंकि मैं चलना चाहती थी। आज मैं दौड़ रही हूँ, उड़ रही हूँ, आप लोगों को अपनी बात बता पा रही हूँ। आपके अंदर एक ऐसा बीज बोना चाहती हूँ जो जिस दिन आप बो देंगे प्यारे बच्चों, उस दिन आप दरख्त बनके समाज को छांव दे रहे होंगे। अपने आत्मविश्वास को कभी खोना मत प्यारे बच्चों। ये दुनिया तुमसे छीनना चाहेगी तुम्हारा आत्मविश्वास। कभी तुम्हें औरत बोल के जलील करेगी, तो कभी तुम्हें मर्द बोल के तुमसे और काम करवाना चाहेगी, तुम्हारे पोटेंशियल को कम करना चाहेगी। अगर एक
एक आदमी एक कुर्सी ना उठा पाए तो लोग बोल देते हैं अरे हिजड़ा है क्या, कुर्सी नहीं उठा पा रहा है। तुम्हारे पौरुष को ललकारा जाएगा, तुम्हारे स्त्रीत्व को हनन किया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, घबराना मत, आत्मविश्वास रखना। जब कुछ नहीं होके मैं कुछ बन गई तो तुम तो मेरे देश के भविष्य निर्माता हो। प्यारे बच्चों, कभी मत घबराना। मेरा सौभाग्य है कि मैं युवा शक्ति से संवाद कर रही हूं। वैसे तो युवा सभी है, जिसने सोच लिया वो युवा है तो वो युवा ही है। मैं तो युवा ही होके मरना भी चाहती हूँ, भले बाल सफ़ेद हो जाए लेकिन युवा ही रहूँगी। और युवा वो है जो परिवर्तन लाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत ऐसी है कि आप रो पड़े। और डिस्कशन हो रहा था प्रिंसिपल साहिबा के रूम में, तो बहुत इमोशनल हो गए थे सभी टीचर्स वहाँ पे, फैकल्टी। मैं आप लोग को आंसू देना नहीं चाहती, मैं आपको उम्मीद देना चाहती हूँ। बस ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं इतनी तकलीफ के बाद कोयले की खाक से हीरा बन के चमकी हूँ, तो प्यारे बच्चों, आप भी भविष्य के हीरा है, भविष्य के मोती है। अपने आप को मरने मत देना। जो हैं आप, जैसे हैं आप, उस सच के साथ जीना शुरू कीजिए। आपका नकाब आपके सर पे हो ना हो, लेकिन आपकी आंखों में वो एक लिहाज होना चाहिए। मेरे भाइयों, तुम्हारी छाती चौड़ी हो ना हो, लेकिन दूसरों को सहारा देने के लिए मजबूत बाजू होना बहुत जरूरी है। बन सको तो वो मर्द बनना जिसकी छाती भले चौड़ी ना हो, लेकिन बाजुओं में 100 को समेटने का जिगरा हो। और बन सको तो वह ज़हीन औरत बनना जो हवा से भी नापाक हो जाती है। किसी गैर मर्द को छू के भी अगर हवा निकल के मेरे पास आ जाए और मुझे छू जाए और मैं नापाक ना हूँ, तो मेरी पाकीज़गी कैसी। ये लिबास जो होते हैं ना, समाज ने दिए होते हैं। कुछ लिबास होते हैं जो हम खुद से बुनते हैं, खुद से पहनते हैं और खुद ही संभालते हैं। जब मैंने ये 5 यार्ड की साड़ी पहनी तो यूं ना पहनी कि मुझे सड़क में नाचना है और लोगों का दिल रिझाना है। मैंने जब ये साड़ी पहनी तो इसलिए पहनी क्योंकि मैं एक औरत थी, एक औरत की अस्मिता, एक औरत का अस्तित्व, एक औरत का खूबसूरत सूरत और सीरत मैं अपने अंदर कैरी करती थी। और जब मैंने एक महिला हूँ ऐसा कह के अपनी लड़ाई शुरू करी, तो प्यारे बच्चों, पता है सबसे मुश्किल क्या हुआ? औरत तो कोई भी हो सकती है और मर्द भी कोई भी हो सकता है। यहाँ बहुत मर्द है, बहुत औरत है, लेकिन एक अच्छी औरत और एक अच्छा मर्द शायद ही विरले मिलते हैं। जिस दिन हम अपने अंदर झांक के देख लेंगे, इतनी गंदगी मिलेगी, इतनी गंदगी मिलेगी कि हम दूसरे को हिजड़ा या दूसरे को किन्नर कहीं नहीं पाएंगे। हम दूसरे को बुरा कहीं नहीं पाएंगे, खुद की बुराई में ही समिट के रह जाएंगे। When we introspect within, we find enough dirt, enough crime, enough sin. Therefore, we can't target the other person, we can't judge other person, we can't humiliate other person. मैंने महिला के कपड़े पहने हैं और मेरा जिस्म मैं छिपा के रखती हूँ, ये मेरे औरत होने का सबूत है।
मैं एक ज़हीन औरत ना बन पाई तो शायद मैंने गलत फैसला लिया था एक औरत बनने का। जिस दिन मैं औरत बनी तो मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपनी माँ जैसा बनना है। कैसे होती है माँ? बिकनी पहन के स्विमिंग पूल में नाचने वाली, सास को घर से निकालने वाली, पति से नज़र चुरा के इधर उधर चक्कर चलाने वाली नहीं। एक औलाद के लिए उसकी माँ होती है सबसे प्यारी, सबके सर पे ममता का हाथ रखने वाली, अपनी बची रोटी भी अपनी औलाद को देने वाली, सारे संघर्षों के बावजूद चेहरे पे मुस्कुराहट रखने वाली। मैं अपनी माँ जैसी बन के निकली हूँ। मैं अपनी माँ जैसी बन के निकली हूँ। मैं चाहूँगी जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, बन सको तो अपनी माँ जैसी बनना, एक ज़हीन औरत। और मेरे भाई लोग, बन सको तो अपने बाप जैसा बनना, जिसने संघर्ष करके तुम्हें ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ भेज दिया। कुछ और ना बन जाना, अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित ना बन जाना। वो बनना होगा तकदीर में तो बन ही जाओगे। बन सको तो अपने माँ बाप जैसा अच्छा बनना, क्योंकि औलाद के लिए माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। चोर का बच्चा भी होगा ना तो अपने चोर बाप को देख के कहेगा अब्बा तुम सबसे अच्छे हो, क्योंकि मेरे लिए तुम जान जोखिम में रख के चोरी करते हो। एक औलाद की माँ वैश्या भी होगी तो भी औलाद बोलेगा कि माँ तूने दर्द सह लिया ताकि मुझको दर्द ना हो, तू बिक गई ताकि मैं बाजार में ना बेची जाऊं। तो हर औलाद के लिए उनके माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं। तो बन सको तो अपने माँ बाप जैसा बनना प्यारे बच्चों। शमीम सर, आपको लगता है मुझे अपनी स्टोरी बतानी चाहिए? मैं सोच रही थी कुछ पॉइंट्स थे दिग्गज लोगों ने डाइस से रखे थे, मैं उसके साथ थोड़ा सा इसको बौद्धिक स्तर देना चाहती हूँ इस सम्मेलन को। क्या आप लोग मेरे बारे में सुनना चाहेंगे? थोड़ा रोना चाहते हैं? सुनना चाहेंगे जी। तो मेरा जन्म बरेली में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक प्रोटेस्टेंट समाज से आते हैं और मेरी माताजी एक कैथलिक धर्म समाज से हैं। मेरे पिताजी रेलवे में एक अच्छे अधिकारी पोस्ट पे काम करते थे, अभी नहीं है संसार में, स्वर्गवास हो गया है। और मेरी माताजी एक मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी की अध्यापिका थी, अभी रिटायर्ड है, मेरे साथ रहती हैं। मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं औलाद के रूप में तीसरी अपने घर में पैदा हुई। आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आप मेरे शब्दों का नपा-तुला अंदाज देख सकते हैं कि मेरे 2 बड़े भाई और मैं औलाद के रूप में तीसरी पैदा हुई, क्योंकि मैं एक औलाद के समान पैदा हुई थी। मुझे मर्द बनाने वाला वो कमबख्त डॉक्टर मुझे नहीं मिला जिसने मेरे शरीर को देख के कह दिया कि एक आदमी पैदा हुआ है और मेरे मोहल्ले में लड्डू बढ़ गए। और वो जो ठप्पा लगाया उस बेदर्द डॉक्टर ने, मैं आज तक उस ठप्पे को धोने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे किसी एक छोटे से मासूम बच्चे से, जो कि रोने के अलावा, चीची चीची करने के अलावा कुछ नहीं जानता, उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है अभी, उसको सिर्फ टाइम पे दूध चाहिए, एक ऐसे बच्चे के, एक ऐसे मांस के लोथड़े को न जाने उसने क्या देख लिया, कौन सा पौरुष देख लिया मेरा, जो उसने कह दिया कि अरे पुरुष पैदा हुआ है। यहीं से शुरू होती है अस्तित्व की लड़ाई। जब आपकी शिनाख्त आप न करके कोई दूसरा कर दे, कोई दूसरा कह दे कि हाजी साहब अरे वाह क्या खूबसूरत मोहतरमा लग रही है, और आप गुस्से से तिलमिला जाए, कमबख्त क्या बोल रहा है, दाढ़ी का तो लिहाज कर, मैं तुझे कहाँ से औरत दिख रही हूँ। ये जो लड़ाई है ना, जब दूसरा आपके जेंडर को डिसाइड कर दे, करे बहुत खूबसूरत आदमी लग रहे हो आज तो, क्या बात है, शेविंग करके आए हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा कोई आपसे बोल दे कि अरे आज सूट नहीं पहना, अरे पैंट शर्ट में आया है आज तो, अरे तू ऐसा नहीं, तू तो यही है। आपको ऐसा गुस्सा आएगा ना, ऐसे टेम्पर आपका हाई होगा कि बस उसको मार डालूं मैं, क्योंकि मैं क्या हूं मुझे पता है ना, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मुझे होनी चाहिए। एक डॉक्टर ने मांस के एक लोथड़े को देख के कह दिया कि भाई पुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन जब वो पुरुष रोने के अलावा कुछ और करने के
एबिलिटी में आते हैं तो वो तो महिला निकलते हैं। जब पहली अभिव्यक्ति मेरी थी, मैं अपने बिल्कुल लास्ट तक पहुंचती हूँ, प्रारंभिक शैशव अवस्था तक, तो मुझे याद, मैं प्रीएनसी क्लास में हूँ और मैं रिक्शे में बैठ रही हूँ, स्कूल का रिक्शा आ रहा है और मैं बैठ रही हूँ और मेरी मम्मा मुझे बिठा रहे हैं। तो एक रिक्शे में आगे की तरफ एक सीट लगी होती थी, लकड़ी का तख्ता लगा होता था रिक्शे में, पहले की बात है, आज से 2 डिकेड्स पहले। आप सब लोग मेरी हम उम्री मुझे लग रहे हैं जितने बैठे हैं यहाँ पे आगे की 3-4 पंक्ति में। तो ऐसे मुझे वहाँ बिठाया तो मैं एकदम रोने लगी। मैं मम्मा से कह रही, मम्मा मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, बिकॉज मैं सेफ नहीं हूँ, मम्मा मैं गिर जाऊँगी, ओ माँ मैं गिर जाऊँगी। अभी वो प्रीएनसी क्लास की 4 साल की बच्ची चिल्ला रही है कि मम्मी मुझे यहाँ नहीं बैठना, मैं गिर जाऊँगी। आई वॉन्ट टू बी इन दैट गर्ल्स रो कि मैं सेफली चलूँ, क्योंकि मैं गिर जाऊँगी तो मुझे हर्ट होगा ना मम्मा, तो मुझे यहाँ बिठाना है। एंड द रिक्शा पुलर वॉज, नहीं वहाँ तो लड़कियाँ बैठेंगी, तुम इधर ही बैठोगे, तुम लड़का हो। तो आई वॉज लाइक नहीं, झूठ बोलता है, मतलब ये जो भी बोल रहे हैं, बिकॉज प्रारंभिक शैशव अवस्था में किसको पता लड़का, किसको पता लड़की, हमें तो ये पता है कि हमें यहाँ बैठना है, हम खुश रहेंगे। किसको पता है कि ये गुड़िया है और ये फुटबॉल है, मुझे तो ये पता है कि हाँ मुझे इससे खेलना पसंद है। अभी इन सब चीज़ों का बंटवारा आपने पहले से कर रखा है कि इससे खेलेगा तो ये बन जाएगा, इससे खेलेगा तो ये बन जाएगी। हम भैया दुकान में जा रहे हैं, वहाँ पे लड़कियों के कपड़े भी है, लड़कों के भी है, तो मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी मुझे तो यही स्कर्ट चाहिए पिंक कलर की, फेरी टेल। और मम्मी कह रही, नहीं बेटा ऐसे नहीं पहनते, पैंट शर्ट पहनो। और मैं रो रही हूँ कि क्यों नहीं, मतलब ये चल क्या रहा है समाज में, मैं कुछ और हूँ, मुझे कुछ और क्यों बनाया जा रहा है। अभी मैं आप में से सबसे कह दूं, महिलाओं से बाल कटवा के बन जाइए ऋतिक रोशन, जिम कल से जाएंगे आप सब, ऐसा झन्नाटेदार चाटा पड़ेगा मुझे। और सभी पुरुषों से कह दे, भैया दाढ़ी मूछे कटा के कल से सूट में आएंगे आप लोग, और नजाकत मधुबाला से होनी चाहिए। फिर आप देखिए कितना गंदा एहसास करेंगे आप कि आप जो नहीं है आपको जबरदस्ती बना दिया जा रहा है। और यूँ मुझे इस तरीके से पाला गया, पोसा गया, खाने के साथ साथ मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई, मुझे पीटा गया, मुझे खूब ठोक ठोक के तराशा गया। और ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत पिटी तो मैं बहुत तराश के बाहर निकली हूँ, बिल्कुल एकदम कोहिनूर हीरा जैसी। तो शैशव अवस्था तो ऐसी निकल गई। मज़ा आया तब जबकि मैं कक्षा 5 में पहुंची और मेरे मैथ्स के टीचर, मेरे साइंस के टीचर्स, कोई है यहाँ पे मैथ्स साइंस का? नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होंगे। तो मैथ्स साइंस के टीचर थे, तो वो यदा कदा आके हमारे शर्ट के अंदर ऐसे देखते थे कि हमारी छाती कैसी है, पुरुष वाली छाती है या महिला वाली छाती है। कक्षा 5 के बच्चे का आप छाती चेक कर रहे हैं और आप ये नहीं कह सकते कि सर आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज मास्टर साहब हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और मास्टर साहब के खिलाफ जाएंगे तो 2 चपत पड़ेंगे और घर में बाप भी 2 मारेंगे कि तुम ही पिट के आए हो, तुम्ही ने कुछ गलत किया होगा। या पीटी टीचर को तो जन्मजात अधिकार होता है कि वो बच्चों के टांगों के बीच में चेक कर सके कि क्या है मामला। तो बचपन में ऐसे आचरण हुए जहाँ पे हमारी बिना मर्जी के हमें आँखों से रोज़ बलात्कार किया गया, रोज़ हमारे ऊपर कटाक्ष किए गए, ये जानने की जिज्ञासा रखी गई कि भाई है कौन, क्या है, कैसे चल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है। जो लड़के होते थे उनके अंदर बड़ी कामुकता होती थी, किशोरावस्था में थे, तो उनको लगता था कि एक सेक्स टॉय है हमारे स्कूल में जिनको हम एज अ सेक्स टॉय यूज़ कर सकते हैं। जो महिलाएं होती थी वो बड़ी असहज रहती थी, लड़कियां, उनको लगता था कि नहीं हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो रही है एंड दिस पर्सन विल कम फ्रॉम अ मेल दिस वन background or society and will come and will join our group, then definitely we will have no privacy left when a so-called man will come. So ना लड़कियों के साथ था, ना लड़कों का साथ था, ना टीचर्स का साथ था। और मैं तो बताना चाहूँगी आज से 2 डिकेड्स पहले टीचर्स जो थे वो बहुत ही बायस्ड थे, बहुत बायस्ड टीचर थे। बहुत सारे टीचर्स आज भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने क्लास में एंटर करते हैं। उनका ये होता है कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, प्रिंसिपल साहिबा मुझे ना बुला ले कहीं, उसके अलावा बच्चा अंदर से सड़ रहा है, मर रहा है, गड़ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बीएड कर लिया, डिक्टेंशन आ गई, ख़त्म बात। अब कौन समस्यात्मक स्टूडेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब बच्चे का
जो टेस्टिंग है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब बीएड हो गया है हमारा। अब तो हम नौकरी कर रहे हैं, महीने में तनख्वाह चाहिए और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट चाहिए। और ऐसे हमें टीचर्स मिले जिन्होंने हमें बिल्कुल समझा नहीं। मैं लिटरेचर पढ़ना चाहती थी लेकिन मुझे मार मार के ठोक ठोक के मैथ्स पढ़ाई गई। और समय आया जबकि मैं जवान हो रही थी और बॉडी में वो सब हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। और किसी भाई ने कहा भी था यहाँ पे अभी, मैम ने शायद कहा था कि जो हार्मोन्स होते हैं, नहीं मैम ने नहीं कहा था, सर ने कहा था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम मेल है या हम फीमेल है, या हमारा जो नेचर है वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। हार्मोन्स डिसाइड करते हैं कि हमारा नेचर फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। तो प्यारे बच्चों, बताना चाहूँगी कि हमारे हार्मोन्स जो है वो सिर्फ हमारी बॉडी का शेप डिसाइड करते हैं। हार्मोन्स का हमारे व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। व्यवहार से लेना देना किसी चीज का नहीं है। कीचड़ में भी कमल खिल जाते हैं। व्यवहार जो होता है वो वहां से आता है, ईश्वर की तरफ से। तभी तो लोग बोलते हैं कि 2 ही जेंडर बनाए ईश्वर ने। सही बात है भाई, मर्द और औरत ही बनाए हैं। मेरा व्यवहार औरत जैसा था, मेरे ट्रांसमैन भाइयों का व्यवहार मर्द जैसा है। इसके अलावा जितने बने हैं सब यहीं बने हैं। सारे क्राइम इस दुनिया में हुए हैं। हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो, जीन्स किसी के इधर उधर हो गए हो, वो सब इस संसार की बातें, वो बायोलॉजी की बातें है, वो परमेश्वर की बातें नहीं है। परमेश्वर ने तो सच में नर और नारी को ही बनाया, एडम और ईव को ही बनाया। और मैं तो बिल्कुल ईव थी। हाँ, मैं अंधी थी, मैंने शल्य चिकित्सा का लाभ उठाया और मैंने अपनी आंखें लगवाई। मेरे को देखने का मन था संसार को, आज मैं देख रही हूँ। मैं एक औरत बनी हूँ तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया, बल्कि मैं औरत बनी हूँ तो मैं औरतों को बता रही हूँ साड़ी कैसे पहनी जाती है, नज़रों से भी कैसे लिहाज रखा जाता है, कैसे किसी एक शख्स के साथ ताउम्र बिन सिंदूर और बिन निकाहनामा के भी वफा करी जाती है। मैं सिखा रही हूँ, मैं जानती हूँ मोहब्बत क्या होती है, मैं जानती हूँ औरत क्या होती है, मैं जानती हूँ कि एक औरत जो होती है जब वो तराश के बाहर निकलती है तो वो जिस रिश्ते में जाती है उस रिश्ते को बखूबी निभाती है। लोग बोलते हैं कि इसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर दिया, कोई किसी को चेंज नहीं करता है। लोग लौट के अपने व्यवहार के ऊपर ही आते हैं। तो शमीम सर, आप मोबाइल में खेल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक औरत थी और मैं एक औरत बनके ही रहना चाहती थी। माशरे ने मुझे बहुत सारे नाम दिए और मैं आज माशरे को बताना चाहती हूँ कि तुमसे बेहतर औरत मैं बन के निकली हूँ बाहर। मेरा शरीर बेहद खूबसूरत है, लेकिन किसी के खेलने के लिए नहीं है, किसी मर्द की जागीर नहीं है। ये मेरा शरीर है। 36 नसें कटा के मैंने अपने आप को ऐसा बनाया जैसी मैं आज हूँ। जिगर चाहिए, एक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जो लोग बोलते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम पे तो लड़के जो है ना लड़कियों जैसे बन के घूम रहे हैं, बड़े बिगड़ गए हैं, वेस्टर्न कल्चर आ गया है। जी नहीं, एक जगह से उंगली कट जाती है ना तो औरत सब्जी नहीं काटती है, फिर 2 दिन बाहर से डोमिनोज से खाना आता है। लेकिन जिगर देखिए, अपनी खुद की खून की बोतल एक हाथ में और ग्लूकोज की बोतल एक हाथ में लिए हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। ना बाप खड़ा है, ना माँ खड़ी है, ना कोई खड़ा है जो तीमारदारी करेगा हमारी। हम खुद से जाते हैं, खुद लेट जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं सर बच गए तो जी लेंगे, मर तो रहे हैं जिंदा जब से है। डॉक्टर साहब बच गए तो जी लेंगे, मर तो रहे हैं जब से जिंदा है। और डॉक्टर साहब ने कुछ किया और कुछ करने के बाद में जब अपनी अस्मिता, अपने उस शरीर को पाया तो इसलिए नहीं पाया कि वैलेंटाइंस डे पे किसी ओयो में चली जाऊं या किसी लड़के के लेटर का जवाब दूं, नहीं। तब दिमाग में ये आया, संजना औरत बनी हो ना, औरत की गरिमा को संभाल के रखना। मर्द इश्क तो करे लेकिन तरसता है, तुम जैसी पानी के लिए तरसता है। और लड़कियां कभी तुम्हारे गाल देखे तो कभी तुम्हारे बाल देखे, कभी तुम्हें देखे तो कभी तुम्हारे लिहाज देखे।
तुम्हारी अदा देखें तो तुम्हारी शख्सियत, तुम्हें हर वो चीज होनी चाहिए जो एक औरत को सही मायने में औरत बनाती है। और उन सब चीजों के साथ में एक औरत तैयार है। नर से ही तो नारी निकाली जाती है, आदम की पसली से ही तो खुदा ने औरत को बना दिया। अरे आदम की पसली से ही तो औरत निकली थी। पसली क्या थी? तो पसली थी क्या? जिसको देख के आदम ने कह दिया मेरे शरीर की शरीर, मेरी हड्डी का हड्डी, मेरे मांस का मांस है। देखते शर्माफ कर दी, ये तो मुझ में से निकली है। आदम तो सो रहा था, उसे क्या पता था कि खुदा क्या कर रहा है। और खुदा ने जाहिर सी बात है पसली निकाल के टाँके भी नहीं लगाए होंगे या ग्लूकोज भी नहीं चढ़ रहा होगा वहां पे। आदम बिल्कुल स्वस्थ उठा होगा नींद से, बावजूद उसके आदम ने कह दिया मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरी पसली में की पसली, मुझसे निकली है, नर से नारी कहलाएगी। क्योंकि औरत कहीं और नहीं थी, औरत आदम में ही, आदम में ही छुपी हुई थी। उसके राइट हैंड साइड में, उसकी पसली में औरत का वजूद था। ये अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट इतना नया नहीं है, ये तो मेरे और आपकी सोच से पुराना है। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब पहली उत्पत्ति करी तो उन्होंने किन्नर की उत्पत्ति करी, मतलब एक नर और एक मादा आपस में चिपके हुए पैदा करें। और तब विष्णु जी और शंकर जी ने कह दिया कि भाई प्रोटेक्शन कैसे होगा, सेपरेट कर दीजिए। और उन्होंने सेपरेट कर दिया और वो नर और नारी कहला दिया। आदम भी अपने अंदर औरत ही लेके घूम रहा था। अब बताना चाहूंगी आप सबके अंदर औरत है, आप सबके अंदर मर्द है। यहाँ पे जितने बैठे हैं अपने माँ बाप से 22-22 क्रोमोसोम के जोड़े लेके बैठे हैं। अगर माँ नहीं देती ना अपना क्रोमोसोम तो कहीं पड़े होते अस्पतालों में मरीज, लेकिन माँ ने भी अपना दिया, बाप ने भी अपना दिया, तो जो है वो आप आए हैं। हाँ, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व था वो खुदा ने दिया था, तो आपने अपनी शिनाख्त मर्द के रूप में करी। और मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी शिनाख्त एक औरत के रूप में करूं, क्योंकि ये मुझे मेरे खुदा ने दिया। मेरा जिस्म मुझे मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरी नाक मेरे बाप जैसी है, मेरा रंग मेरे बाप जैसा है, मेरे बाल मेरी माँ जैसे है। ये खुदा के समान नहीं है कहीं से कहीं तक। लोगों ने कह दिया अरे अपने जिस्म को ऐसे 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 करके बन गए खुदा के खिलाफ जाके, तो बताना चाहते हो कि खुदा ने किसको जिस्म दिया भाई? कौन बैठा है खुदा की शक्ल का? किसको खुदा ने जिस्म दिया? खुदा ने तो रूहें दी, खुदा ने रूह दी। और रूह का जेंडर होता है? अजी रूह का जेंडर होता है? नहीं होता है। आदम के नथनों में खुदा ने अपनी सांस डाल दी थी, सांस का जेंडर नहीं होता। हाँ, वो सांस किस माता पिता के क्रोमोसोम्स में पली बड़ी, क्या बायोलॉजिकल चीजें ली, उनका जेंडर हो सकता है, उनका लिंग हो सकता है, लेकिन उसका उसकी तरफ से दी हुई रहमतों का लिंग कोई लिंग नहीं होता है। जेपी सर हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बहुत किताबें लिखी हैं। सर, खुदा की रहमतों का कोई जेंडर होता है? हो सकता है रहमतों का जेंडर? नहीं हो सकता। अजी बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं कि हम तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक है, खाक में चले जाएंगे। और इस खाक के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, इस खाक के लिए लड़ाई करिए खास बनने के लिए, इस खाक के लिए नहीं। मैं औरत हूं और आदमी हूं, ये मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरी गर्लफ्रेंड का मैटर है रिसर्च करने का। मैं आप जैसे इंसान हूं, ज़हीन, सोफिस्टिकेटेड, बहुत तमीज़दार, लिहाज में बात करने वाली। आप मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत से बात करने वाली, आप बुरा करेंगे तो आपके लिए दुआ पढ़ने वाली औरत है। तो आपको किसी के जेंडर से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। बच्चों, भाइयों, बाहर अगर कोई लड़का ऐसे हिलता डुलता चलता दिखे तो ऐसे करके उसको चिढ़ाना नहीं कि हिजड़ा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें अपनी बेटी नहीं भी आनी उससे। मैं और आप समाज में जब चल फिर रहे हैं ना, तो अपनी बेटियों के लिए दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं, ना ही अपने बेटों के लिए बहुएं ढूंढ रहे हैं। कोई ढूंढ रहा हो बच्चा अभी से कोई बच्चा ढूंढ रहा हो अपने बेटे के लिए बहू और अपनी बेटी के लिए दामाद, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इवेंचुअली जब अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढते हैं
तो अपने खास रिश्तेदारों में, अपने खास लोगों में, अपने खास जगहों पे बात करते हैं। आम पब्लिक में तो रूए घूम रही हैं। All are beautiful souls. In the morning I was telling कि let no soul die, let no soul go in waste, let no personality go waste, let all potential prove that they have been made by God in beautifully image. हम सब ब्यूटीफुल सोल्स हैं, हम सब इंसान हैं। हम आदमी और औरत तब बनते हैं जब हम लालची होते हैं। आपको पता है, एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसे सड़क पे जाएगी तो 4 लड़के पलट के देखेंगे, और एक कोई टुनटुन सी लड़की जाएगी तो कोई भी नहीं देखेगा। जहां मतलब है, जहां लालच है, वही वो मोहतरमा है। हमें क्या मतलब होगी किसी के भी साहबजादी घूम रही है, क्या मतलब? हाँ, वो साहबजादी हमारे मतलब की अगर मतलब है कि वो साहबजादी है, ये सच है। आप उसको बचा सके तो अच्छी बात है, ये सच है। औरत भी बिल्कुल नजर भी घुमा की जरूरत है, लेकिन मजाल है सामने अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा कोई बैठ जाए, या मेरी पुरानी बहनें, मतलब मेरी उम्र की बहनें बैठी हुई हैं, तो कोई बैठ जाए हमारे मेरी टाइम पे विरोध खन्ना जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा, तो मजाल है कि हम ऐनक ताके ना देखें कौन बैठा है। जहां अपने मतलब की चीज बैठी है, अपने लालच की चीज बैठी है, वही नजरें घूम के देखती है। नहीं तो दुनिया में मर्द औरत तो हमें क्या मतलब? फिरोज जी कितनी महिलाओं को देखते हुए चलते एक ही घरवाली है, उसी को लीले चल रहे। मेरा कहने का मतलब है, जोड़ने का मतलब ये है कि कौन आदमी है कौन औरत है। अजी भाई हमें क्या मतलब? हाँ, मतलब इससे मैम बहुत सुंदर है, इस बात से मतलब है कि ये बहुत सुंदर है, तो भाई ये औरत सुंदर है तो ये मेरे मतलब की, तो मैं इसको देखूंगा। हेलो, तो मुझे क्या मतलब? तो मेरे भाइयों और बहनों, जेंडर स्टडीज में सबसे बेटर बात तो यही है कि जेंडर से मतलब क्या है आप लोगों का? क्यों किसी के जेंडर के ऊपर इतने कटाक्ष करने? क्यों किसी को हिजड़ा, किन्नर, ट्रांसजेंडर, नपुंसक, यानी क्या क्या बोल देना? भैया क्या मतलब है? साथ सोना है क्या? कोई मतलब नहीं है सब चीजों से। मतलब इस बात से होना चाहिए कि आप एक इंसान है, आपको कंट्रीब्यूशन देश के इकोनॉमी में कितना है। आप एक इंसान है, आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। आपके पास भी हाथ है, जैसे कि मैम ने कहा, हाथ है, पैर है, बलशाली है, लंबी चौड़ी है, क्या कर सकती हैं हमारे समाज के लिए? बताइए, कुछ कर सकती हैं? हम काम देंगे। ये होना चाहिए मसला, ये होना चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। मैंने सुना सर आप यूजीसी के साथ भी कुछ काम कर रहे हैं जी। सर अपॉर्चुनिटीज क्या पैदा कर रहे हैं ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए? उसके ऊपर सोचिए, कुछ करिए। देखिए, बात तो तब मजे की होगी जब आप किसी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे। क्योंकि मैं औरत हूँ और आदमी हूँ, ये मसला मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये मेरे पति का और मेरी बीवी का है जो मेरे साथ सोएगी। आप में से कोई सोना चाहता है तो बात अलग है, बहुत बोल्डली बोल रही हूँ। मैं तो कहती बदमाश भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके मन में ऐसी गंदी जहनियत है, ऐसी गंदी सोच लेके चलते हैं समाज में, तो आप ये पता करें कि कौन आदमी औरत है हमारे काम में। अदरवाइज हम सब इंसान हैं, हम सब सभ्य समाज में हैं, हम इस भारत देश के नागरिक हैं। वी द पीपल में हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। आप मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं? क्योंकि आप मेरे 2 हाथों को देख सकते हैं। मैं आपके कॉलेज की झाड़ू लगाने वाली बन सकती हूँ, मैं पानी डाल सकती हूँ फूलों में, क्या नहीं डाल सकती? बच्चों डाल सकते हैं? आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर फूलों में पानी डाल सकता है? तो क्यों नहीं हरीम कॉलेज में जॉब दी जा रही है? रख लीजिए किसी ट्रांसजेंडर बच्चे को यहाँ पे काम करने में, बहुत देखिए बाहर बच्चे खड़े हुए झाड़ू लगा लेगी। आप कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं? जेंडर स्टडीज के ऊपर सम्मेलन करने से अच्छा है जेंडर को इंक्लूसिव कीजिए। मैं सुबह से आई, वहां से लेके बाहर से लेके एक की तारीफ सुनते 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 फिरोज साहब तो है तारीफ के तो पिटाने लेके घूमते हैं। इनसे मिलिए, ये झाड़ू लगाती हैं, इनसे मिलिए, ये फूल में पानी डालते हैं, इनसे मिलिए चाय बनाते हैं, इनसे मिलिए लाइब्रेरियन, इनसे मिलिए ये मैथ्स के प्रोफेसर, ये सोशल साइंस के इसके उसके। एवरीवन डज समथिंग विद अदर वर्क। I cannot do anything. My society is paralyzed society. हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हलीम कॉलेज में हमारे लिए डस्ट पोंछने की भी जगह नहीं है, ऐसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपंग हैं।
क्योंकि मैं विकलांग हूं मैम, क्योंकि मैं ना देख सकती हूँ, ना मैं सुन सकती हूँ, ना मैं बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती तो मुझ जैसी कोई एक बहन या भाई इस कॉलेज में जरूर होता। एडॉप्ट बेसिस पे होता है, कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी मिल लीजिए, डॉक्टर रख लीजिए, कोई बात नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे आए। क्यों आए? क्योंकि संजना आज आएगी, आप सुनेंगे। हम दिल देख चुके सनम की मूवी देखेंगे, 4 आंसू बहाएंगे कि ऐश्वर्या नहीं मिल पाई सलमान से, बड़ा मन मसोच देंगे और फिर घर जाके सो जाएंगे। कल से वही जिंदगी फिर ठहरे पे शुरू हो जाएगी। जेपी सर सही कह रही हूँ मैं? गुप्ता जी सही कह रही हूँ? ऐसे सेमिनार होंगे, हम आप सुनेंगे, तालियां बजाएंगे और फिर घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। मैम कहेंगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 6 महीने बाद मोहतरमा को फिर बुला लेना, बजट आ जाएगा, तब तक कोई बात नहीं। तो क्या होगा? अब मैं चली जाऊंगी, मेरी स्मृतियां मर जाएंगी और कत्ल कौन करेगा? ये बुद्धिजीवी समाज, ये सब करेंगे कत्ल। आप भी सब करेंगे कत्ल। क्यों? क्योंकि मैं हसरतों का बीज लेके आपके पास आई थी कि काश किसी की तो सोच बदलेगी, किसी के घर पे मेड का काम करने के लिए संजना आती। मैं बहुत अच्छी रोटी पकाती हूँ, लेकिन रोटी पकवाइए तो सही। मैं बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, यहाँ पे जितनी महिलाएं होंगी 5 फुट 7 इंच लंबी चौड़ी खड़ी हूँ, बन सकती हूँ ऐसे करके ना, डंडा लेके खड़ी हूँ, सबसे चौकीदार बनती हूँ। लेकिन मुझे मौका दीजिए, मेरे समाज को मौका दीजिए। अपने बच्चों के बिया ना कराइए, कोई बात नहीं, हम नपुंसक ही थे, लेकिन हमें काम दीजिए। आप जिस दिन यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर एडॉप्ट बेसिस पे सही आप किसी को अपॉइंट कर देंगे ना, आप देखिएगा चेंज आएगा, यहीं पे चेंज आएगा। ये बच्चे जितनी बार वहां जाएंगे, उस इंसान से मिलेंगे, उसको रूबरू देखेंगे, इनके मन में ये हौसला आएगा कि जब मियाँ ये करते हैं तो हम क्यों नहीं। अजीज ट्रांसजेंडर होके वो फूलों में पानी दे रही हैं, वो मैम के रूम में चाय बनाने का काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। एक इकोनॉमिक्स की छोटी मैम बैठी हुई हैं। मैम, अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करना कितनी बड़ी बात है ना। कंट्रीब्यूशन होगा अर्थव्यवस्था में, तभी तो हमारा जो है ग्रोथ रेट ऊपर बढ़ेगा। लेकिन आप लोग हमसे हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं चाह रहे, तो दैट इज नॉट ओके। मैं बहुत अपने बारे में ना बता के मैं उन सब चीज़ों को कवर करना चाह रही हूँ पॉइंट्स में, जो चीज़ें टू ब्रिंग द चेंज द सोसाइटी, बिकॉज इट्स हाई टाइम, इट्स अलर्ट टाइम कि हम लोगों ने बहुत बातें करनी है। और सब बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, डाइट पे भी, नीचे भी। लोगों ने शिखंडी के बारे में जाना, लोगों ने भृंगला के बारे में जाना, लोगों ने मोहिनी अवतार के बारे में जाना, अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट आ गया। लेकिन कैसी दुविधा है कि अर्धनारीश्वर आपके घर की चौखट पे नंगे पैर, साड़ी का पल्लू नीचे करके, कमर दिखा के नाच रही है। अर्धनारीश्वर नाच रहा है और आप उसको 5 रुपए ऐसे करके उड़ा रहे हैं, आपके घर के नौजवान। ये कैसी भक्ति है? अरे डूब मरना चाहिए। किस मुंह से कह रहे हैं कि अर्धनारीश्वर? कितना गंदा लग रहा है आपकी चौखट पे, आपका भगवान नंगे पैर नाच रहा है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके। कहां से धार्मिक हो गए हम? कहां से हम खुदा में हो गए जब हम इस तरीके के काम करते हैं? कुछ और क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सब इतने खराब लोग हैं कि लाइट आ गई है, ये भी नहीं कह रहे बैठ जाइए, माइक यूज कर लीजिए। मैं चिल्लाए जा रही हूँ, वो कह रहे चिल्लाओ। आपकी बात बहुत ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। Only one unmarried man in the entire crowd has spoken some good words. आपने पूरे लेक्चर में सबसे ज्यादा फिरोज सर का नाम लिया, ऐसी क्या बात? मैं चाहूंगी कि ये दरवाजा बंद कर दीजिए, मेरी फोटो अच्छी नहीं आई होगी उसमें। मैं आपके इशारे समझते हैं। देखिए, अच्छा वक्ता वही है जो ऑडियंस को भी घेरे, कैमरामैन को भी देखे, सब कुछ दिखता हुआ चले ना। तो बताना चाहूंगी कि देखिए, फिरोज भाई जो हैं वो खुद तो शायर नहीं है, खुद तो लेखक नहीं है, लेकिन
कहते हैं ना कि ये कलम जो है इसमें इंक का काम जो करता है वो ये फिरोज साहब बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू करी जहाँ पे इन्होंने बिल्कुल मतलब he has become the voice of voiceless and he has become the face of the faceless। तो आपको सलाम, आपकी सोच को सलाम। और सर को मैं पिछले 6 सालों से जानती हूँ। इन 6 सालों में हमने एक दूसरे को सिर्फ फोन के माध्यम से सुना और देखा है और ये बहुत काम कर रहे हैं। संपादक है, एक वेल नोन संपादक है, विकास प्रकाशन के साथ जुड़ के बहुत काम कर रहे हैं और आपकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, आपकी किताबें सराही जा रही हैं, आपका काम सराहा जा रहा है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम साहित्य की बात करते हैं, किताबों की बात करते हैं, तो साहित्य जो होता है वो कभी मरता नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अमर रहना चाहते हैं तो एक किताब लिख दीजिए। ताली भी बजाएंगे। लेखकों के लिए है कि अगर आप अमर रहना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई बॉर्डर में सर कटाने की जरूरत नहीं है जी। बस अपने घर की किचन में खड़े होकर एक किताब लिख दीजिए कि कैसे मैं एक अच्छी बहू बनी। देखिए, आप रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे और आप कभी नहीं मरेंगे। आपकी कहानी में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये साहब ऐसे हैं जो जिंदा कर रहे हैं जिंदगी खो चुके लोगों को। बहुत बहुत सलाम, धन्यवाद आपका। मैं कुछ पॉइंट से जरूर बात करूँगी। चाहूंगी वो पीली टी शर्ट में मेरे भाई बहुत दिल से खड़े थे, या बैठ जाओ कहीं, बैठ जाओ बाबू। सब बच्चे आराम से बैठे, कुछ खाने पीने की व्यवस्था चाहिए तो बताइए। कुछ पॉइंट्स जो सर लोगों ने उठाए थे और मैम लोगों ने, सब हम लोगों ने बातचीत करी, मैं नोट कर रही थी और मुझे लगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोगों के मुख से मैं कुछ सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जो बुद्धिमान है उसको प्रखर और प्रवीण होना ही चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे कि सर ने एक बात बोली थी, सर ने कहा शिखंडी के बारे में एक बात आई थी, तो मैं बताना चाहती हूँ जो शिखंडी का जो किरदार है महाभारत में, देखिए बातें तो बहुत होती हैं, कहाँ पे प्रसंग लिखा है, किस अध्याय के किस श्लोक में लिखा है शिखंडी, अब ये मुझे तो नहीं पता, किसी को पता हो तो आप बताइएगा कोट करके कि शिखंडी का जो एक काम था, तो शिखंडी अपने पुनर्जन्म में अम्बा के रूप में पैदा हुई, पुनर्जन्म में अम्बा के रूप में पैदा हुई। अब बहुत सारे लोग तो आज की तारीख में ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को ही नहीं मानेंगे। पहले तो शिखंडी का वजूद तो पहले खत्म, क्योंकि पुनर्जन्म के ऊपर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही कह रही हूँ? तो अम्बा जी जो है वो पहले पैदा हुई, फिर नेक्स्ट जन्म में शिखंडी पैदा हुए, वो एक महिला के रूप में पैदा हुए, वो किसी हिजड़े के रूप में पैदा नहीं हुए थे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लोगों ने कहा नीदर मेल नॉर फीमेल, बुलशिट, इट इज ऑलवेज मेल एंड ऑलवेज फीमेल। शमीम सर, ऐसा नहीं होता है कि नर न नारी, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति ने किसी के साथ इतना अन्याय करा ही नहीं है कि वो नर और नारी के बिना कर दे। तो जो शिखंडी जी पैदा हुए हैं तो वो एक महिला के रूप में पैदा हुए। उनकी समय भविष्यवाणी हुई कि अगर इनका लालन पालन एक पुरुष के समान नहीं किया जाएगा तो ये मर जाएंगे। तो वो एक महिला पैदा हुई थी और उनके माता पिता ने ये सोच के कि श्राप है, एक बात कही गई है कि भैया लालन पालन अगर महिला के समान होगा तो ये बच्चा हमारा मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका लालन पालन एक पुरुष के समान किया। जैसे नाथूराम गोडसे की बात भी आप देखेंगे, उनके नाक पे नथ पहना दी गई थी ताकि वो उस श्राप से मुक्त हो सके। उनका लालन पालन महिला के समान किया गया। लेटर ऑन उनके नथ की वजह से उनका नाम नाथूराम पड़ गया। तो ऐसी जो शिखंडी जी थे तो वो लड़के के समान उनका लालन पालन किया गया। जब वो लड़कों के समान लालन पालन किया गया, वो लड़का जैसे दिख रहे होंगे वेशभूषा से अपने, उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ने जब सुहागरात में देखा कि भाई ये तो पुरुष लग तो रहा था लेकिन अंदर से तो ये पुरुष है ही नहीं, क्योंकि वो थे ही नहीं पुरुष, वो तो महिला पैदा हुए थे। कि उनके पापा की गलती थी कि उनको एक पुरुष के समान बड़ा किया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने जब ये एक तरीके से उनको आसक्ति हो गई जीवन के प्रति, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनको किन्नर बोल दिया कि तुम तो भाई महिला हो, अंदर से पुरुष लग रहे हो, बाहर से अंदर से महिला हो। उन्होंने कहा मैं अब अपनी आत्महत्या कर लूंगा। ये रियल स्टोरी है। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब वो आत्महत्या करने गए तो भगवान यक्ष ने उनको वरदान दिया और उनको अपना पौरुष दे दिया। तो उनको अपना पौरुष दे दिया तो वो पौरुष लेके पुरुष बन गए। भीष्म पितामह ने तो बचपन से शिखंडी देखी थी, अम्बाई देखी थी, तो भीष्म पितामह को तो शिखंडी एज अ फीमेल ही याद थी कि भैया उन राजा के यहाँ पे तो महिला का जन्म हुआ था, पुरुष कहाँ से आ गए। अब उन्हें क्या पता कि यक्ष भगवान ने उनको सौगात में पुरुष का जेंडर दे दिया है।
उन्होंने उनके अंदर एक स्त्री को देखा और उन्होंने कोई बाण उसके ऊपर नहीं चलाया। उन्होंने कहा मैं स्त्री शक्ति को नमन करता हूँ, मैं स्त्रियों पे हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये कंसेप्ट कहीं भी किसी भी तरीके से अगर मैं बुद्धिजीवी होकर बोलूँ तो मैं तो अपने साथ में नहीं पाती, मैं अपने से मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरा जन्म बायोलॉजिकली असाइंड एक मेल बॉडी में हुआ था, मैं ट्रैप्ड थी एक मेल पर्सनालिटी के अंदर, और मैंने अपने आप को एज अ फीमेल स्थापित किया है, ना किसी श्राप के माध्यम से, ना किसी वरदान के माध्यम से, ना किसी कुंठा के माध्यम से, और ना ही किसी लालच के माध्यम से। मैं जो थी मैं वो बन के सामने आ गई। तो ये एक अलग मैं आपको इसलिए परिपेक्ष पे ले जा रही हूँ कि ट्रांसजेंडर्स की लड़ाई सर जो है ना, अब हम लोग किसी भी प्री ऑक्युपाइड माइंडसेट के साथ ना चले। अब हम इस माइंडसेट के साथ चले दैट दे आर द गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा बहन ने बोला था कि बिल्कुल फिजिकली फिट एंड फाइन लोग हैं, लंबे चौड़े खूबसूरत जवान एकदम बिल्कुल अच्छे लोग हैं। अजी भाई क्यों नहीं बॉर्डर पे भेजते हैं? हम कह रहे हैं हमारा कोई नहीं है, हम कह रहे हैं बॉर्डर पे खड़े कर दीजिए, देखिए 20-25 ट्रांसजेंडर्स वहीं पे ऐसे मुक्केबाजी करेंगे, पूरा पाकिस्तान लेके आ जाएंगे। इतने ज़्यादा बलशाली होते हैं, अभी लड़ाई झड़ाई में कहीं खड़ा कर दीजिए, देखिए पूरा जीत के लाएंगे वहाँ से, छोड़ नहीं सकते चीज़ों को। आप योग्यता हमारी समझिए, हम कंट्रीब्यूशन देने के लिए बेकरार बैठे हुए हैं। मुझे नहीं बनना भगवान और ना ही बनना भिखारी, मुझे तो बनना है इंसान। आप इंसान के रूप में देखिए। अभी पौराणिक कथाओं को सुनते सुनते हम 2020 में आ गए हैं, क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ लोगों ने देवी समझा, आशीर्वाद ले लिया, 100 का नोट पकड़ा दिया हाथ में। उस 100 के नोट से क्या हुआ? एक समय का समोसा आया बस, अगले दिन मैं फिर नाचने वाली बन गई, फिर पेट में भूख लगी, मैं किसी के साथ सो गई, फिर अगले दिन कुछ हुआ तो मुझे HIV हो गया, फिर अगले दिन कुछ हुआ तो मैं मर गई और मेरा वजूद भी मर गया। लेकिन अगर मुझे 100 रुपए का वो आशीर्वाद की जगह 100 रुपए ना देके ये बोला जाता आप आशीर्वाद मत दीजिए, कल से आइए स्कूल में सहयोग कीजिए हमारा, एज अ स्टाफ मेंबर सहयोग कीजिए हमारा, तो बताओ मैं कभी मरती नहीं, ना मुझे कभी HIV होता, ना मैं कभी नाचती, ना मैं कभी गाती। मैं काम करती, मेहनत करती, इतिहास रचती, और फिर साहित्यकार मेरा नाम लिखते कि संजना साइमन इज द फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर हु इज वर्किंग इन हलीम कॉलेज एज अ प्यून। वाओ, क्या ग्लोरियस चीज़ है ना। डिग्निटी ऑफ लेबरर तो यही है, कुछ भी करूँ कि मैं कर रही हूँ। आपको पता है हमारी आइडेंटिटी कहाँ छूटती है? जब हम लोग आइडेंटिफाइड वर्क नहीं करते हैं। कौन अपने घर की बच्ची को चाहेगा वो सड़क पे खड़े होने वाली डांसर बने? कोई चाहेगा? कोई चाहेगा अपने घर के बेटे को कि वो भीख मांगे? कोई चाहेगा? और आपने यही 2 काम हमें दे दिए, तो बताइए हमारी आइडेंटिटी कहाँ होगी? जो आप खुद नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए, वो काम आप मुझे करता हुआ देखेंगे तो क्या मेरे लिए ताली बजाएंगे? कभी नहीं बजाएंगे। अनुज बहन बजाओगी तुम ताली? कभी नहीं बजाओगी ना। तो ऐसे होता है, आप लोग को काम देना चाहिए। सेकंड बात एक मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे बात चली थी ट्रांसजेंडर्स की और बात चली थी किन्नर्स की भी। बात चली, किसी भाई ने बोला कि किन्नर्स जो है वो बधाई लेते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, वो ये काम करते हैं। तो बताना चाहूँगी आशीर्वाद कौन नहीं देता है? क्या अगर घर में एग्जाम होगा तो माँ सर पे हाथ रख के नहीं बोलेगी बेटा जाओ पास हो जाना अच्छे से? आशीर्वाद तो माँ भी दे रही, तो माँ को भी किन्नर बना देंगे। या बाप का पैर छू रही है बहू, नई नवेली घर पे आई, बाप बोल रहा है सदा सुहागन रहो अपनी बहू को, तो क्या बाप भी किन्नर बन गया? भैया आशीर्वाद देना किन्नर कहाँ से हो गए? आशीर्वाद तो कोई भी परमात्मा के करीब इंसान है वो आपको आशीर्वाद दे सकता है। देखिए मैं सत्य बोलूंगी, सत्य बोलने यहाँ बैठी हूँ। आशीर्वाद हर कोई दे सकता है, क्योंकि आशीर्वाद दे के जो पैसों का जुगाड़ होता है ना, उससे जिंदगी नहीं कटती है। ये भी एक प्रकार की अर्ध बेरोजगारी है। अगर आप मुझे ऐसा कोई काम दे दे कि ठीक है संजना स्कूल में तो काम नहीं मिलेगा भाई, तो गलत चीज़ है। स्कूल के बाहर ठेला लगा देंगे आशीर्वाद बांटो डेली, तो बता रही हूँ आपको, एक बार आशीर्वाद कोई लेगा, 2 बार लेगा, कुछ भला नहीं होगा तो तीसरी बार आएगा ही नहीं, कहेगा और उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, रोज सर पे हाथ लगा रहा हूँ, उन्हीं जैसा बन गया हूँ मैं। तो रोज सर छोड़ेंगे, धीरे धीरे मैं भी उन्हीं जैसा होता जा रहा हूँ। तो ये भी डर है ना। तो ऐसा नहीं, आप हमें काम दीजिए, हमें अच्छे काम दीजिए, हमसे काम लीजिए, हमसे काम लीजिए, मेहनत के बल पे हमें पैसा दीजिए। कहते हैं जायज़ कमाई पे तो बरकत होती है ना, तो हमें जायज़ कमाई दीजिए, हमारी मेहनत की कमाई हमें दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ें बता रही हूँ सर
कि जो किन्नर्स होते हैं और जो हिजड़ा कम्युनिटी होती है वो परंपरागत बधाई का काम करती है, ट्रेडिशनल वर्क का काम करती है। वो एक हमारा एक बहुत आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलती आ रही है सर। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ट्रेंड है। जैसे कि एक पुरुष रेपिस्ट भी हो सकता है, एक पुरुष प्रीस्ट भी हो सकता है, एक पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है। इसी प्रकार से एक ट्रांसजेंडर महिला एक किन्नर भी हो सकती है, एक वैश्या भी हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है, लेकिन वो है एक ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मैन। ट्रांसजेंडर वर्ड अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है जिसकी सब कैटेगरी में किन्नर्स और हिजड़ात आते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, और ट्रांसजेंडर्स जो है सर वो लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए। आज मैं यहाँ पे ज्ञापन दे रही हूँ या आप लोग संबोधित कर रही हूँ आप लोगों को, तो इसलिए नहीं कि मेरे से आप आशीर्वाद लेना है इस लेक्चर के बाद में कि माता जी पैर छू रही हूँ आशीर्वाद दीजिए, नहीं। आप ये ना बोलिए, आप ये बोलिए कि मैं एक पॉजिटिव सोच लेके जा रही हूँ। स्कूल में काम ना सही, स्कूल में काम ना सही, मैं अपने घर में आया का काम जरूर दूंगी। ये सोच लेके जाएंगी तो आप मान के चलिए कि आपने आज के सेशन को कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा एक और बात बोलना चाहूँगी। हमें लोगों ने बोला कि these people, they are different one, they are born differently, they are the different one, they are neither male or female, they are the different one, they are in the unique gender. So I want to tell you, if we are different, what stops you to celebrate diversity? What stops you? क्यों नहीं हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं? ये गमला अलग है, मिट्टी अलग है और ये पौधा अलग है, तीनों की नेचर अलग है, तीनों की प्रकृति अलग है, तीनों का प्रोडक्शन अलग है। ये प्लास्टिक का बना है, मिट्टी के तत्व अलग है और पेड़ के तत्व अलग है, मिल गए हैं तभी तो खूबसूरत देने लायक उपहार बना है। अरे आप मिल जाए, मैं मिल जाऊं, हम मिल जाए, हम तीनों मिलेंगे तभी तो गुच्छा बनेंगे फूलों का, नहीं बनेंगे भाई। धागा ही धागा हो और फूल ना हो तो माला कैसे बन जाएगी? आप धागा बन जाइए, मैं फूल बन जाऊं, तभी तो माला बनके तैयार होगी। तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू मत कीजिए। प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी की? सोसाइटी जो है वो डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रही है। उनको लग रहा है कि भाई वो मुझ जैसे नहीं लग रहे हैं तो उनको हटा दो। भाई क्यों हटा दो? तुम जैसे नहीं लग रहे तो मुझ जैसे बन जाओ, फिर रखो दाढ़ी मूंछें। अगर कोई मुझसे ये बोल रहा है कि you are a transgender person, that means you are different from me, so I will take a pride and will say that I am a transgender person, you don't look like me, you are different, I am okay, मैं ठीक हूँ, तुम different हो। शमीम जी आपने सुबह से बहुत बार कह दिया neither male nor female, मैं कह रही हूँ ना तो आप आदमी है ना आप औरत है, कोई आदमी औरत नहीं, मैं औरत हूँ। पता ये लड़ेंगे मुझसे? आपकी अभिव्यक्ति है, आपने अपने आप को कह दिया, मेरी अभिव्यक्ति मैं अपने आप को कहने का हक रखती हूँ। कोई किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकता है। हम और आप जो है वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डाइवर्सिटी है तभी इंक्लूजन है, अगर डाइवर्सिटी होगी तभी इंक्लूजन होगा। इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। हम डाइवर्सिटी के साथ में ही इंक्लूड होंगे और इंक्लूड होके ही हम लोग सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक और टर्म यहाँ पे उठा था जिसमें आया था, सर ने पोयम पढ़ी थी ना, आपने पोयम पढ़ी थी और आपने कहा कि उठो लाल अब आके खोलो। तो एक्चुअली क्या था ना कि जो उपाध्याय साहब थे हरिवंश जी, अयोध्या से उपाध्याय जो थे पंडित जी थे, वो खुद ही आदमी थे। तो भैया आदमी तो आदमी की सत्ता बिखेरेगा, उसने कहा उठो लाल। किसने मना करा? शर्मा जी की वाइफ को कि वो भी लिखे कहानी कविताएं। तो एक्चुअली साहित्य हो चाहे कुछ भी हो, जो ताकत थी ना वो पुरुष के पास में थी, लिखने की हो, बोलने की हो, कुछ भी करने की हो। तो पुरुष ने बोला, पुरुष ने सुना। ऐसा आज से 50 साल पहले नहीं होता था कि सभागार में महिलाएं भी आई हैं और हमें सुन रही हैं, नहीं होता था। तो पुरुष बोल रहे थे और पुरुष सुन रहे थे, तो भैया महिला की तारीफ क्यों करेंगे? आप बताइए, बात तो दम नहीं है। अभी महिलाएं अगर तीज का फेस्टिवल बनाएंगी तो पुरुषों की बात करेंगी? हमारी किटी पार्टियों में आपका जिक्र होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब औरतें ऐसे पतियों को कचरे में डाल के फिर आती है टेंशन फ्री होती है, कहती है ओ थैंक गॉड सखी तुमने बुला लिया, अब 6 घंटा पति की बात नहीं होगी, अब हमारी तुम्हारी बात होगी। कहाँ से साड़ी ली हो? बहुत सुंदर है, ये हमारी बात है। तो जो उपाध्याय जी के पोयम पढ़ेंगे तो लाल ही मिलेगा। सरोजिनी नायडू की पढ़िए सरोजिनी नायडू की पोयम, आप देखिए महिलाएं मिलेंगी आपको, वुमेन एम्पावरमेंट मिलेगा आपको पूरा।
मेरे हक की बात मैं करूंगी, इनके हक की बात इनने करनी। तो ये भी पॉइंट मैंने नोट करा था बोलने के लिए। एक और मैं बात करना चाहूँगी, बात चली थी नपुंसकता की बात चली थी। अच्छा, मैम ने बोला था क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की, मैम ने बहुत प्यारी से मेरी तारीफ करी, मेरी सहेली है बहुत अच्छी, मुझसे कहा, वहाँ पे खड़े होकर बोल रही थी कि भाई देखिए 2 हाथ हैं, 2 पैर है, मुस्कुरा रही है, अच्छी लग रही है, बिल्कुल महिला जैसी हैं, बस यही था कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं भी नहीं कर सकती हैं ना, तो क्या वो सारी महिलाएं किन्नर हो गई? जो बच्चा पैदा ना कर पाए तो क्या वो किन्नर हो जाएगा? अजी मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, हम ना फूल दे सकते ना फल दे सकते हैं, हम ना फूल दे सकते हैं ना फल दे सकते हैं, पास आके देखिए, हम छाया दे सकते हैं, हम आपकी लट बन सकते हैं। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं ममता परोस सकती हूँ। ममता कोख की मोहताज नहीं है। कोख वालियों ने अपनी ममताओं को अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ा है। कोख वालियों ने अपनी औलादों को अनाथ आश्रम के दरवाजे पे छोड़ा है। हम जैसी ममता वालियों ने उनको पाला है, बिया कराया है। इम्पोर्टेंसी और जेंडर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि मेरे काबिल भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काबिल भाई नहीं काबिल भाई लोग बैठे हुए हैं, तो अगर ये कह रहे हैं मन में कि भाई बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़े प्यारे बाल है, बड़ा प्यारा हाइट, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, एकदम पूरा वाइफ मटेरियल है, लेकिन भाई बड़ा दिल सोच के बैठा हूँ, शादी नहीं कर सकता, क्या करूँ, ट्रांसजेंडर बच्चे नहीं देगी, लेकिन है बिल्कुल कंटाप, बिल्कुल एकदम फ्रेश आइटम। तो बताना चाहूंगी कि रिजेक्शन जो है, यही आपको इंसानियत का कत्ल करना सिखा रहा है। यही डिस्क्रिमिनेशन कि आपको सब कुछ दिख रहा है कि महिला है, प्यारी है, ज़हीन है, एक आदमी पे ताउम्र मोहब्बत करके रह सकती है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी में जंग लगा है। ये जो बायस आईने हैं ना, इन्हीं को निकालने की जरूरत है। आपको लगता है कि मुझे, हमें नौकरी मिल जाए, हमें पढ़ना लिखना मिल जाए, हमें सम्मेलन मिल जाए, ये गमला शॉल साड़ी मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। इन सबके साथ भी हसरतें होती हैं जो जन्म लेती हैं, इन सबके साथ भी हसरतें होती हैं जो रोज पलती हैं। कैसा लगा होगा मुझे जब मेरी 15 साल छोटी बहन की मेहंदी लग रही है और मैं वहाँ बुढ़िया बैठी हुई सपने देख रही हूँ कि ये सपना जो मेरे हाथों में मेहंदी लगने का मैंने देखा था जब मैं 15 साल की थी, आज मेरे से 15 साल छोटी बहन की मेहंदी लग रही है और मैं वो सपना आज तक लेके चल रही हूँ। ना मैं बूढ़ी हो रही हूँ, वरन वो सपना भी बूढ़ा हो रहा है। सपने मरते हैं ना तो आपको रोज मारते हैं। साफ सही कह रही हूँ मैं? मौत आएगी ना तो एक ही बार आएगी, मर जाएंगे, लेकिन जब सपना मर जाता है ना तो आपको रोज मारेगा। जब तक आप नहीं मरेंगे आपको रोज मारेगा। मुझे पता है सपने टूटना कैसा होता है। छोटी थी मैं, हम लोग ना भाभी शेयर कर रहे थे ना कि छोटे थे तो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते थे लोग, तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, लव लेटर्स लिखते थे। अरे भैया हॉर्मोन्स हमारे अंदर भी होते हैं, हमारा भी मन करता है कोई हमें तारीफ करे, कोई हमें भी फूल भेज दे, कोई कह दे कि बड़ी प्यारी लग रही हो, कितना अच्छा भाव होता है। कोई ऐसा बोलता है किशोरावस्था में खास तौर से, कोई बोल दे सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी हो, क्या जुल्फ है तुम्हारी, देखिए सुबह से शाम तक 100 बार जुल्फ ही सब छूते रहेंगे ऐसे। किसी ने कह दिया आंखें बहुत प्यारी है तो मैं तो आंखें चूमना शुरू कर दूँ। मतलब ऐसा होता है। आपको लगता है ट्रांसजेंडर लोगों का मन नहीं होता होगा? हर समय आप लोग अगर यूं यूं करके हंसते ही रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम किस जगह जाएंगे? हम भी तो चाहते हैं कि आप तारीफ करते, आप प्यार के 2 शब्द बोलते, आप कह दे कि बहुत प्यारा बोलते, नजर उतार लो तुम्हारी, ऐसे बोल दे तो कितना अच्छा लगेगा मन को। लेकिन बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे अरमान हैं जो टूट रहे हैं, मर रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको, जो इम्पोर्टेंसी होती है वो और जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो दोनों बिल्कुल अलग अलग इश्यूज़ हैं। आप ट्रांसजेंडर्स की जब बात करते हैं तो संवेदनशील होकर बात कीजिए। इम्पोर्टेंसी जो होती है वो आपके बायोलॉजिकल वीकनेस है, आपकी बायोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो कहीं से कहीं तक वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है,
वो आपका माइंड का एक परसेप्शन है, आपकी सोल का परसेप्शन है, द रिफ्लेक्शन ऑफ सोल एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सनालिटी दैट वी प्रेजेंट इन द सोसाइटी इज नोन एज जेंडर। कैन यू अंडरस्टैंड? बच्चों को समझ में आ रहा है? मैं अभी क्वेश्चन आंसर करूंगी आप लोगों से, खाते होंगे आप लोगों से भी, ठीक है? तो मैं ये आपसे बोलना चाह रही थी, एक ये वाली पॉइंट मैंने लिखा था। और इसके अलावा कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हुए जिनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम तो फिरोज भाई का शुक्रिया अदा करूँगी, जिसने एक अच्छे जौहरी होके मुझसे से हीरे को चुना। देखिए इसमें मेरी तारीफ है। तो आप वो जौहरी हैं जिसमें आपने मुझे चुना और आपने मेरे साथ एक संपर्क किया और आपने बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ शमीम सर, सलाम आपको, दाद आपको कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और सब चीज़ें वेल सेटल्ड है, अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ में मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, डॉक्टर शालिनी मिश्रा जी का। ये बहुत प्यारी हैं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे इनका सानिध्य और प्रेम मिला है। ये जो प्रेम है, इस प्रेम के लिए आपको प्रणाम और नमन मैम। ये प्रेम यूं ही रखिएगा, हर किसी को प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम की जो जुबान है वो, अभी किसी ने शायद आपके स्टाफ में कहा था कि संस्कृत और इंग्लिश जो है वो बड़ी प्राचीन भाषाएं हैं। आई थिंक तो सर थे इंग्लिश वाले, सर कहाँ चले गए? कहाँ है वो? अच्छा, तो सर ने ऐसा बोला, तो मैं टोकना नहीं चाह रही थी, बहुत सीनियर है हमसे, अच्छा नहीं लगता बड़ों के सामने बेइज्जती करना, लेकिन मैं सच में बताऊं तो प्रेम से पुरानी कोई जुबान नहीं है। मोहब्बत के साथ खुदा ने आदम को बनाया था। पता है आपको, जब फरिश्तों ने जब नाफरमानी कर दी, खुदा के खिलाफ खड़े हो गए फरिश्ते, तब खुदा ने मोहब्बत के साथ आदम को बनाया। क्या कहा? जब शैतान ने नाफरमानी कर दी, शैतान कौन था? He was one of the angels. Yes, so he was angel only. The formation of Saturn was initially he was an angel, and the work was given to him as a worship leader. He was a worship leader. जिस शैतान की आज हम जिसको शैतान बोलते हैं, उसको शैतान बनाने वाला कौन था? उसका घमंड, उसकी नाफरमानी। खुदा ने तो बड़ी मोहब्बत के साथ उसको बनाया था एज फरिश्ते के रूप में, लेकिन उसने और उसके साथ के बहुत सारे फरिश्तों ने जब बगावत कर दी, तब वो जाके शैतान बने हैं ना, तभी तो नाफरमानी करी। लेकिन बताना चाहूँगी, जब खुदा ने आदम को बनाया तो बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया, और आदम को जब नाखुश देखा अकेले तो उसके लिए हवा को बनाया मोहब्बत के साथ। ये मोहब्बत का कंसेप्ट समझिए, ये वहाँ से चल के आ रहा है मोहब्बत। और तभी तो खुदा ने अपने पाक कलाम में कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सर आपने दाद दी थी कि लव द नेबर ट्रस्ट, बड़ा अच्छा नाम रखा, इसी कंसेप्ट के साथ रखा कि लव द नेबर ट्रस्ट। द वर्ड नेबर इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील में बोला इस बात को कि अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी जो है वो भी मेरे द्वारा बनाया गया है। तुम जिस खुदा को देखते नहीं हो उसकी इबादत तो सुबह से शाम तक कर रहे हो, और जिस खुदा की क्रिएशन बगल में बैठी हुई है तुम नाराज होकर घूम रहे हो। तो यही तो हमें बोला गया, इसीलिए मैंने इसको नाम को भी लिया। और मैं बोलना चाहूँगी कि मोहब्बत से बेहतर जुबान कुछ नहीं होती है। तो मैं शमीम सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, नाम को भी धन्यवाद दे रही हूँ। साथ में JP गुप्ता जी सर आए थे और मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे, बिल्कुल हमारे बड़े अजीज़ बुज़ुर्ग हैं। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो आए। और हमारे बीच में विकास प्रकाशन से भी सर आए थे, पंकज सर अभी शायद नहीं है, तो उनको भी सलाम, उनको भी धन्यवाद। अगर आप लाइव सुन रहे हैं तो विकास प्रकाशन जी बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से आपको। साथ ही साथ में मेरी सहेली यहाँ पे है और MX अनुज पांडे जी यहाँ पे। मैं चाहूँगा आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। अनुज कम इन द कैमरा। तो ये मेरी बहुत खूबसूरत प्यारी सी बहन है, आप देखिए इतनी खूबसूरत है ये, और इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत और बहुत अच्छे दिल की इंसान है, पढ़ी लिखी है, और आपके कानपुर शहर में अपना क्वेयर कानपुर फाउंडेशन चला रही है, काम कर रही है। छोटे मोटे काम जो भी इनको मिल रहे हैं, इनके हक में आ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। आपके कानपुर में LGBTQ कम्युनिटी की आवाज़ को बन के ये पूरे देश में ले जा रहे हैं। तो आप इनको सपोर्ट कीजिए, आप इनके साथ जुड़िए, सीखिए, समझिए।
और बहुत बहुत शुक्रिया, तुम आई अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के आई हो और तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक यू मैम। तुमने तो मुझे भी फील कर शुक्रिया अनुज। और इसके अलावा आप सभी सुनने वालों को और कैमरे में जितने भी आवाम हमें सुन रही है सबको मेरा बहुत ही इनकलाबी सलाम, प्रणाम। आप सब लोग खुश रहे, शालोम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आगे के संचालन के लिए शमीम भाई जैसा आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। If any of you want to ask any question, ma'am is there. Two or three question आप लीजिए, इससे ज़्यादा ही क्योंकि टाइम बहुत ऑडियंस के लिए कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है? थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि क्वेश्चन पूछूं। मैम आपने बहुत अच्छा बोला, वी आर थैंकफुल टू हैव सच अ गेस्ट लाइक यू। बट मुझे एक चीज़ मिस किया मैंने, जहाँ पे आपने सबसे बोला कि आप एक जॉब दे दो तो ज़्यादा बेहतर हो हमारे लिए। बट आपने सब बात किया, लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की आपने जो बात किया, आपने गवर्नमेंट को कहीं शामिल नहीं किया। जैसे मैं अभी एक जिक्र करूँ, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को एगर रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद नौतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में डिक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को। लेकिन जब वही जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब वही बैठे सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को डिनाई कर दिया। फिर वही बात मेरी आती है कि आप वहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया, थर्ड जेंडर को आपने रिकॉग्नाइज किया, होमोसेक्सुअलिटी को आपने डिक्रिमिनलाइज किया। मैं सवाल समझ रही हूँ जी। मैं एक करके आंसर दूँ, बहुत लंबा सवाल हो गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे बेटा? जस्टिस DY चंद्रचूड़। आदमी थे, औरत थे, क्या थे? सेक्सुअलिटी हो गई मेल थे ना। तो अगर उस जज की सीट पे एक ट्रांसजेंडर बैठी होती तो फैसला अलग होता है। फिर कोई बात नहीं क्या लॉ स्टूडेंट्स नहीं हमारे पास में, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो है वो लॉ पढ़ के आगे बढ़ गए हैं। बेटा जिस दिन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय की सीट पे जब मैं बैठी होगी, मेरी बहन बैठी होगी, तो फैसला मेरे हक में आएगा। एक पुरुष बैठा हुआ था तो पुरुषवादी सोच के साथ काम किया उसने। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति जो था वो एक प्रकार की जेंडर के साथ में था ना, वो बायस थे उस समय। अगर वो समलैंगिक लोगों की परेशानी समझ जाते वो तब समझेंगे जब वो समलैंगिक होंगे। मैं भिखारी बन के आपसे कुछ मांग रही हूँ और आप दाता बन के दे रहे तो आप कुछ ही देंगे। अगर आप मेरी परेशानी को महसूस करके उसका जजमेंट देंगे तो आप कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। अगर कोई समलैंगिक जज बैठा होता तो आपको लगता है समलैंगिकता के खिलाफ जितना बात नहीं। जिसने खुद एक पुरुष होकर किसी पुरुष से मोहब्बत करी हो और आजीवन विवाह के लिए तरसा हो, क्या वो हमारे विवाह को मान्यता नहीं देगा? जरूर देगा। और मैं इस बात को बोलूँगी, अभी पत्रकार भाई लोग थे, उन्होंने पूछा पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो मैंने उनको जवाब दिया था और मैंने यही बोला था कि हमें कुछ भी एक्स्ट्रा सरकार से नहीं चाहिए। जो भी संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, आप उन्हीं को अवेल करने के रास्ते बनाइए। दैट्स इट। जैसे कि अभी यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलते होंगे, रोजगार मिलता होगा नीट कॉलेज में सबको। क्या है आवेदन में जब महिला पुरुष लिखा होगा तो मैं कैसे अप्लाई करूंगी? मैं कैसे अप्लाई करूंगी? तो कहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई? वहीं से कि मौलिक अधिकार संविधान कह रहा है कि हमें मिलना चाहिए। थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, तो आपने क्यों नहीं हमारे लिए कॉलम बनाया? लॉ बन गए लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना बेटा, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से बॉलीवुड सिनेमा में ट्रांसजेंडर के लिए किसी मेल को फीमेल बना दिया जाता है, तो किसी मतलब ओरिजिनल ट्रांसजेंडर को नहीं लिया जाता है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थैंक यू वेरी मच बेटा। जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल सिनेमा की, तो कॉमर्शियल सिनेमा का मतलब होता है मनी मेकिंग सिनेमा। देखिए एक फिल्म बनती है तो बजट के साथ बनती है और उनको इस बात से मतलब नहीं है कि समाज में कितनी सोच को वो बदल सकते हैं। पहला मुद्दा होता है कि उनकी फिल्म हिट या फ्लॉप हो। तो आप कैसे चेहरे को देखना चाहेंगे सिनेमा में? जो पॉपुलर हो, जो खूबसूरत हो, जो पॉपुलर हो, जिसकी पहले से सत्ता हो बॉलीवुड में, जो एक्टिंग और अभिनय करना जानता हो। अब संजना साइमन बिल्कुल लड़की लग रही है, सुंदर लग रही है, लेकिन क्या मैं एक्टिंग कर पाऊंगी? तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे समाज की बहनों को बॉलीवुड में काम मिले, हमारे रोल हमें मिले, बल्कि नायिका का रोल भी हमें मिले। लेकिन पहले ये देखना होगा कि क्या मैं उस रोल के साथ जस्टिस कर पाऊंगी। मैं ये चाहती हूँ बॉलीवुड में हमारे किरदार अक्षय कुमार निभाए,
चाहे मनोज तिवारी निभाए, कोई भी निभाए, लेकिन हमारे रोल के साथ जस्टिस करे, हमें हास्य का पात्र ना बनाए, हमारे उस दर्द को, संवेदना को प्रॉपरली व्यक्त कर सके। कोई भी करे, महिला करे, पुरुष करे, कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचनी चाहिए। मैरी कॉम की मूवी मैरी कॉम ने नहीं करी, प्रियंका चोपड़ा ने ही करी, क्योंकि वो कॉमर्शियल मूवी थी, उन्हें हिट भी करना था अपनी मूवी को, हीरोइन चाहिए थी और साथ में अदाकारा भी चाहिए थी, तो जरूरी नहीं कि हर ट्रांसजेंडर अदाकारा भी हो। थैंक यू मैम। Sir, please, Ashfaq sir, former principal and head Department of English. चीफ गेस्ट मोहतरमा डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर कुमार साहब, मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इतना सीनियर हूँ कि आपको डॉक्टर कुमार कह सकूँ। और डॉक्टर सर्वेश मणि जी, डॉक्टर आंचल तिवारी, डॉक्टर शमीम और डॉक्टर बुशरा, ये वक्त ऐसा है कि आपके पास टाइम की कमी है और मेरे पास अल्फाज की कमी है, क्योंकि जितना बड़ा टॉपिक है उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। जब डॉक्टर संजना जी तकरीर कर रही थी तो मैं आज से 65 साल पुरानी एक रील देख रहा था। ट्रांसजेंडर कैसे हो जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, उनका समाज में क्या रुतबा रहता है, समाज उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे गांव में एक फैमिली थी, गरीब थी, उसमें से एक साहब ने पसंद किया कि मैं लेडी बन जाऊं। उनके इस चीज़ को करते ही समाज के स्वयंभू लोग जो थे वो नाराज हुए और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। ये रखा कि हर आदमी को अपने नाम रखने का और अपने तौर पर जिंदा रहने का जो पर्सनल लिबर्टी है उसको के तहत वो अपना रख कर सकता है। वो शख्स तमाम परेशानियों के बाद भी बना, ट्रांसजेंडर बना, या यूँ समझ लीजिए जो बहुत ही ख़राब किस्म का लफ्ज़ है जो आपने कई बार इस्तेमाल किया, तो मैंने इस्तेमाल करना चाहता। वो बाद में अपने 50 मेंबर की फैमिली का बहुत बड़ा ब्रेड अर्नर बन गया। सबके लिए उसने अपने फन से जो उसने सीखा और जिस तरीके से सीखा वो पुराना था, आज का ज़माना जो दूसरा है, उसने सबको मकान भी बनवा दिए, खुद भी रहा और आज भी उसकी फैमिली जो है वो उस तरीके से रह रही है। कुदरत ने बताया है आप समझे कि अल्लाह ने सिर्फ मर्द और औरत को पैदा किया, लेकिन इसी में ये किस्म भी आ गई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए अपने तरीके से वदा किए उसूलों को लिया, चला और सब किया। हकीकत ये है कि हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से अलग होकर आ गए, सिर्फ ट्रांसजेंडर पर ही बात करते रह गए, शिफ्टिंग पैराडाइम सेक्सुअलिटी पर बात नहीं की। ये इस सेक्सुअलिटी में एक सेक्सुअलिटी वो भी होती है जिसको हम वैगाबॉन्ड सेक्सुअलिटी कह सकते हैं, जिसको हम बदमाशों की सेक्सुअलिटी कह सकते हैं, वैगाबॉन्ड किस्म की। आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में आता है कि बस आप लड़का गया, उसने कहा मुझसे दोस्ती करो नहीं तेजाब डाल दूंगा, मुझसे शादी करो नहीं तेजाब डाल दूंगा। घर वालों को परेशान किया जा करता है, अपने भी लड़की के घर को भी सबको परेशान करता है। ये कोई हार्मोन जिसको हम मैस्कुलिन हार्मोन कहते हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सोसाइटी भी है जिस सोसाइटी में वो रह रहा है और जिसको कोई चेक्स और कोई बंदिशें नहीं लगती। ये समाज की बहुत सी बुराइयों को वो करता है। हालांकि समाज ने कुछ चीज़ों को बड़ा अच्छा नाम दे रखा है, जैसे मैं उससे एग्री कभी नहीं करता, लेकिन नाम उसका ऐसा दे रखा है कि तमाम मर्यादाओं को, तमाम उसूलों को अलग कर दिया है। वो नाम है लिव इन रिलेशनशिप।
लिव इन रिलेशनशिप, ये हमारे पुरानी बहुत सी मान्यताओं को बिल्कुल ख़त्म करने वाली चीज़ है। मैरिज हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, सब में एक बड़ा सैक्रोसैंक्ट, बहुत ही पवित्र रिश्ता समझा जाता है। इसमें गवाही आग से भी ली जाती है, इसमें गवाही स्क्रिप्चर से भी ली जाती है, मुसलमानों में दूसरे तरीके से है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है वो इस सब को नकारता है और समाज में अराजकता पैदा करने वाली बहुत सी टेंडेंसीज को जन्म देता है, जिसके लिए हमें ख़त्म करना चाहिए। हमें इस सारी परेशानियों से गुजरने के से पहले एक नया अमल बनाना चाहिए कि हम इस बुराइयों को कैसे दूर करें। चूँकि टाइम बहुत हो गया है, मैं ज़्यादा टाइम आपको लेना नहीं चाहता हूँ। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बता दूँ कि मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही था। यहाँ 42 साल इस कॉलेज में नौकरी की, प्रिंसिपलशिप से रिटायर हुआ, लेकिन और अब मैं 2006 में रिटायर हुआ था, 18-19 साल हो गए। लेकिन मुझे इस कॉलेज से इतनी मोहब्बत है, गेट पर ही मकान है, खिड़की से झांक के कॉलेज को देख लेता हूँ और सुकून पाता हूँ, क्योंकि ये कॉलेज मेरी औलाद के साथ ही साथ बढ़ा है। मेरी औलाद यहीं जन्म ली और मैं यहीं रहा। तो इस कॉलेज में डॉक्टर शमीम साहब जब यहाँ आए थे, कॉलेज ज्वाइन किया था, तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी। मैंने कहा, शमीम साहब, हलीम कॉलेज में नौकरी तो मिल गई, आप आ गए, लेकिन लिखना पढ़ना बंद न कीजिएगा, लिखना पढ़ना सिलसिला जारी रखिएगा। यही एक अच्छे टीचर की पहचान है और यही सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे खुशी है कि शमीम साहब लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको एक अच्छा साथी भी मिल गया है, हालांकि मेरी उनसे बहुत राह रस्म नहीं है, बहुत सफाई से कह दूँ, डॉक्टर फिरोज साहब। लेकिन उनके इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी लिखा पढ़ी में शमीम साहब के साथ भी और अपने अकेले पर भी बहुत ध्यान देते हैं, करते रहते हैं। इस कॉलेज में जितने अच्छे लोग आएंगे, जितने अच्छे काम करने वाले होंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, उतना ही कॉलेज का नाम होगा। आप सबको यहाँ से मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस कॉलेज का सीनियर मोस्ट आदमी मैं ही हूँ, हालांकि रिटायर हो चुका हूँ। कॉलेज की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सर के शब्दों के लिए, सर ने जो बात बोली। सर, मैम आपसे कुछ कह रहे हैं। सर प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए सर। तो थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारी बात को सुना और सर ने एक वाक्य बताया कि सर के टाइम पे, आज 26 साल पहले की बात बताई, 65 साल पहले की बात बताई सर ने, कि कैसे एक गांव का एक बच्चा था जो कि हिजड़ा बन गया। सर उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने तो ये शब्द इतना सुन लिया है कि इससे चोली दामन का साथ हो गया है, ना चाहते हुए भी लागा चुनरी में दाग के समान वो चुनरी ओढ़ रखी है हमने। मैं बताना चाहूंगी कि सर कभी कोई इंसान ट्रांसजेंडर नहीं बनता है। मैं एक बात यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि समाज को लगता है कि कोई ट्रांसजेंडर बन गया। मैडम, सर अगर इकोनॉमिक किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या होता है ना, हम अपने जेंडर को कभी रिवील नहीं करते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले एक ऐसे पुरुष से मिली जो कि दिल्ली में लाल बत्ती पे खड़े होकर साड़ी पहन के भीख मांग रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा तो मुझे लगा शायद वो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस से परेशान होगा, उसको डिस्फोरिया होगा, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ।
उसको मोटिवेट करूंगी कि वो अपने जेंडर को समझे। मैंने उससे बातचीत करी तो उसने मुझसे बोला कि मैंने कहा आपका प्रोनाउंस क्या है, तो मुझसे पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा क्या आप अपने आप को किन्नर महसूस करते हैं या आप अपने आप को महिला महसूस करते हैं? सर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने उसको ये बताया, जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे बोला नहीं मैं एक आदमी हूँ और मैं एक लड़का हूँ, एक्चुअली मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, तो मैं साड़ी पहन के कमाने निकला हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही मैंने उसको कहा, क्योंकि मुझे देख के पहचान नहीं पाया, जब मैंने उससे कहा कि नहीं आप मुझे सच बताइए क्योंकि मैं भी एक हिजड़ा हूँ, आप मुझे सच बताइए। आपको पता है सर, वो जो आदमी बता रहा था अपने आप को, उसने क्या कहा, वो मेरे गले से लगा और रोते हुए बोला बहन मैं तुम जैसी हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरन मेरी शादी करा दी। अब मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा परिवार है और मेरे लचक को देख के कोई मुझे काम नहीं दे रहा है, तो मैं क्योंकि रहने वाला यूपी का ही हूँ, मेरठ का, मैं यहाँ पे आके ये काम कर रहा हूँ लिबास पहन के, क्योंकि मैं अंदर से अपने आप को एक महिला महसूस करता हूँ। मैं अंदर से एक महिला हूँ, लेकिन मैं अपनी बीबी का सामना नहीं कर सकता, अपनी बेटियों के मुस्तकबिल में नहीं लिख सकता कि हिजड़े की औलाद है। आप समझिए इस बात को, जब मैं या आप किसी से पूछेंगे, जैसे कि जब मैं ट्रांस बनी तो मेरी मम्मा ने ब्लेम करा मेरी सहेली को। उसने कहा क्योंकि फला का बच्चा इसका दोस्त बन गया तो उस बच्चे ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, मेरा बच्चा तो ऐसा था ही नहीं कभी, वो तो उसके साथ उठा बैठा रहा रुहा, उसने इसका दिमाग बरगला दिया। मैं जानती थी ना हकीकत कि हम दोस्त बने इसलिए थे क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे। अगर हम दोनों एक जैसे नहीं होते तो हम दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन माँ बाप की नजरों में इज्जत का आईना होता है, उस आईने को तोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई इंसान जो होता है वो बन जाएगा, हमारे समाज में आता है, हिजड़ा बनता है, ट्रांसजेंडर बनता है, वो आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बेटियां आपसे भी आनी है, उनके घर की चचताओं की बच्चियां आपके खानदानों में आनी है, उनको उस माशरे के साथ में संबंध बना के रखना है। तो वो बोलेंगे हमारा जबरन लिंक काट दिया, जबरन किन्नरों ने हमें पकड़ा, हमें बेहोश कर जबरन हमारा लिंक काट दिया। किन्नर पागल है क्या? वो खुद रो रहे हैं। सुबह मैं कह रही थी कि भैया दुश्मन के घर भी ट्रांसजेंडर पैदा ना हो, हम तो ऐसा बोलते हैं, दुश्मन के घर भी। मैं जबरन किसी को किन्नर क्यों बनाऊंगी? मेरा खुद का जीवन इतना खराब है, व्यथा में है, मैं दूसरे को क्यों उसका जीवन खराब कर दूंगी? लेकिन जो ये बोल रहा है मेरा लिंक काट के बना दिया, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो चाहता है कि समाज में सिंपैथी भी मिले कि हाँ मतलब था नहीं ऐसा, उसको बना दिया गया। उसने अपने जोबन भी लगा लिया, अपने मजे भी कर रहा है, अपने एंजॉय भी कर रहा है, अपने डेरा भी मांग रहा है, अपने ढोलक भी बजा रहा है, अपने नाच भी रहा है, गा भी रहा है, मतलब सारे काम कर रहा है जो इसका दिल चाहता था। लेकिन उसने इसका इल्जाम जो था वो किसी तीसरे पे डाल दिया कि मैं ऐसा नहीं था, मुझे तो बनाया। तो जो भी कोई सिर्फ 3 कपड़े पहन के अगर अपनी आजीविका चला रहे हैं तो सर वो सब किन्नर है, वो सब जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस से पीड़ित है, वो सब जेंडर डिस्फोरिया में है, वो सब थर्ड जेंडर है। क्योंकि गरीबी बहुत होती है सर। तो उंगली माल जो डाकू था ना, वो ही जो था वो वाल्मीकि बन गया था, ट्रांसजेंडर नहीं बना था। ट्रांसजेंडर तो पैदा ही ट्रांसजेंडर होते हैं, हम पैदाइश के साथ में ही ऐसे होते हैं सर, ना हम बनते हैं ना हम बनाए जा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है जो किसी को ट्रांसजेंडर बना दे, ना छूने से ये रोग फैल रहा है और ना ये बात करने से फैल रहा है, और अव्वल में ये रोग है ही नहीं। ये तो मेरी व्यक्तित्व की पहचान है कि मैं ऐसी ही हूँ। और ट्रांसजेंडर फिर मैं बोलूंगी कि मैं तब बोलती हूँ जब मैं ट्रांसजेंडर हूँ, जब मुझे मेरे अधिकार कानून से चाहिए, अदरवाइज मैं एक महिला हूँ। आप मुझे महिला समझ के देखिए, मैं सहज रहूंगी। आप जैसे बोलेंगे आगे हिजड़े आ गए हमारे बीच बैठ गए आके, आप बताइए मेरा मुंह नहीं उतर जाएगा? अभी मैं साड़ी पहन के आई हूँ, सुंदर बन के आई हूँ, और आप बोले सम्मान कीजिए, तालियां बजाइए, क्यों? क्योंकि हिजड़ा आया है। मैं रोने लग जाऊंगी। ये क्या सम्मान? ये शब्द ही सम्मान का नहीं है। अभी ट्रांसजेंडर हम बोल रहे क्योंकि हम 4 अंग्रेजी के शब्द पढ़ लिए हैं। अभी जरा जाइए सुल्तानपुर के गाँव में, जाइए जरा बरेली के गांव देहात में, वहां क्या बोलेंगे? नचनिया, गुड़, मीठा, छक्का, हिजड़ा, यही तो बोलेंगे। हमें सो कॉल्ड पढ़े लिखे होकर आज ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, लेकिन सर हमारे जो पर्यायवाची हैं वो यही है।
आज भी जनमानस में मैं और मुझ जैसी बहनें या भाई वो हिजड़ा करके ही कहलाए जा रहे हैं, किन्नर करके ही कहलाए जा रहे हैं। यही तो टैबू है सर, कि जो जान गए हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, अदरवाइज लोग नहीं बोलते हैं। तो मैं इस बात को यहाँ पे इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं बनता है। ये मिथ्य है, ये मिथ्य है, ये मिथ्य है। इस मिथ्य को मार दीजिए। लोग पैदा ही ऐसे होते हैं, वो एक जेंडर में मतलब एक बायोलॉजिकल असाइंड शरीर में पैदा होते हैं और उस शरीर को वो तोड़ना चाहते हैं ताकि वो अपनी असली शख्सियत में बाहर निकल के आए। कुछ लोगों में हिम्मत होती है मेरे जैसी, जो बोलते हैं कि हाँ मैं ऐसी थी, मैंने हिम्मत करी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मैं ऐसी नहीं थी, अनुज ने मुझे बरगला दिया, अनुज ने मुझे ऐसा बना दिया। तो मेरा जो ठीकरा था वो अनुज के सर फूट गया, मैंने लगा लिया ताज और ठीकरा फोड़ दिया दोस्त के ऊपर, या ठीकरा फोड़ दिया किन्नरों के ऊपर, या ठीकरा फोड़ दिया बेरोजगारी के ऊपर, घर की गरीबी के ऊपर। तो कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं बनता है। और जहां तक रही किसी के मुंह पे एसिड फेंकने वाली बात या किसी इंसान के साथ में इस तरीके के गलत काम करने की बात, तो सेक्सुअलिटी जो होती है वो आपके बिहेवियर को बिल्कुल टच नहीं करती है। सेक्सुअलिटी कैन नॉट टच योर बिहेवियर, कैन नेवर टच। सेक्सुअल और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो आपकी आपका चुनाव है कि आप किस जिस्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खुले लफ्जों में एक मनुष्य होने के नाते एक जिस्म आपके पास में है, हर मनुष्य के पास में एक जिस्म है। ये जिस्म किस जिस्म की तरफ आकर्षित हो रहा है, ये है मेरा सेक्सुअल प्रेफरेंस। एक जिस्म एक महिला की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, वही जिस्म उसी समय में एक पुरुष की तरफ भी आकर्षित हो सकता है, और वही जिस्म उसी समय एक पशु की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। अगर आप कामशास्त्र पढ़े तो आपको उसमें ऐसे ऐसे तस्वीरें दिखेंगी। आप खजुराहो चले जाइए, आपको ऐसे ऐसे मूर्तियां दिखेंगी जिसमें कि एक महिला एक पशु साथ में है, लैंगिक क्रिया कर रहे हैं, जिसमें एक पुरुष और पशु है, लैंगिक क्रिया कर रहे हैं। जैसे महिलाएं महिलाएं आपस में, पुरुष पुरुष आपस में है। सर ये सब चीजें जो है ये आपका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है। मैं इसको भी अभी क्लियर करूंगी, ये हमारा सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके जेंडर की, तो वहां पे आपका प्रेफरेंसेस नहीं होता है, वहां पे चॉइस नहीं है, वो ही सच है। इफ to become a transgender would have ever been a choice, I would have never chosen it. I would have never chosen it. If being a transgender, to become a transgender would ever be a choice. It was not a choice, it was the only way left, where I walked on. And I have made all the differences. Robert Frost, the road not taken. So the road which was there only. मेरे सामने 3 सड़क थे, महिला की तरफ चलोगे, पुरुष की तरफ चलोगे, या ये चैलेंजिंग पाथ है, सच का पाथ है, इस पे चलोगे। एंड आई चोज द रोड इन द येलो वुड which took me to the other road, and the other road brought me here. The fight of truth. तो ये मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रही थी। साथ साथ में मैं बहुत मतलब खुश हूं कि आपने हमारी सारी बातों को सुना बहुत अच्छे से और अपने बात भी यहाँ पे रखी। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल प्रेफरेंसेस की, तो मैं बहुत क्लियर तरीके से बता दूं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? कोई बोर हो रहा हो तो प्लीज बताइएगा। सर आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। आप बताइए, जब खुदा ने होमोसेक्सुअल्स नहीं बनाए तो फिर होमोसेक्सुअल्स कहां से आ गए, कैसे आ गए? पैदा कोई मां के पेट से होमोसेक्सुअल हुआ? सोचिएगा, ब्रेन के धागे खोलिए, आप बुद्धिजीवी लोग हैं, सोचिएगा इसको, किसने बना दिया होमोसेक्सुअल? मैं बताऊं किसने बना दिया? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पुराने समाज में सर, पुराने समय में ऐसा होता था कि पुरुष अलग कबीले में रहा करते थे और महिलाएं पर्दे में अलग कबीलों में रहा करती थी। शादी ब्याह भी होती थी तो आदमी औरत को एक दूसरे को दिखाया नहीं जाता था, शादियां हो जाती थी बस। हमारा मुख्य व्यवसाय था या तो कृषि या पशुपालन। पशुपालन के लिए
जो पुरुष का ग्रुप होता था वो अपने पशुओं को उठाता था और वो आइसोलेटेड एरियाज में जाया करता था महीनों महीनों तक। अगर आप पढ़ेंगे पुराने शास्त्र तो आप देखेंगे कि महीनों महीनों तक वो जानवर चराया करते थे इधर से उधर, जहां जहां उनको घास फूस मिलती थी। अब आप जवान हैं, आपके अंदर जीन्स है, आपके हार्मोन सर्कुलेट हो रहे हैं। If you have a desire to have sex with someone, it means you are a healthy person. Am I right? If you have this desire to intercourse and to feel the orgasm of ejaculation, it means that you are a healthy person. If you don't talk about orgasm, if you don't talk about ejaculation, it means that you are unhealthy. This very thing makes your body perfect to have intercourse and to have reproduction ahead, isn't it? जब आप कबीलों में घूम रहे हैं इधर से उधर जानवरों के साथ में और आप पुरुष हैं, आप क्या करेंगे? ये पीजी कॉलेज है, मैं ओपन बात कर सकती हूँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में, थोड़ा सा ही करूंगी, थोड़ा सा ही ख्याल रखूंगी। तो मैं इस बात को बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं बोलना चाहूंगी दिस इज टर्म मास्टरबेट वहां से बन के नहीं आया था, नजात किया इस दुनिया ने, अपनी जरूरत को समझा, नजात कर दिया। गुनाह तो वो भी है, गुनाह तो वो भी है। अगर गुनाह की बात करते, मैंने क्रिश्चियन बुक्स में थियोलॉजी में डॉक्टरेट किया है। आपको पता है स्पर्म का एक बूंद भी जमीन पे गिर जाए तो वो भी गुनाह है। खुदा ने बहुत खूबसूरत जिस्म दिया है आपको, प्रोडक्शन के लिए दिया है, इट्स अ फ्रूट, आप उसको जाया नहीं कर सकते कतरा भी। सर ने बात बोली थी कि वहां पे एबॉर्शन नहीं हो पाया, वो महिला मर गई क्योंकि कैथोलिक समाज तो उन्होंने एबॉर्शन नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? इसलिए नहीं कि वो महिला मर जाए, इसलिए ताकि उस महिला और पुरुष को समझ में आए कि तुम पति पत्नी हो, जब तुम संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो तुम एक जिंदगी को दुनिया में लाने की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम इस लायक नहीं हो कि उसको पाल सको तो जिंदगी को बर्बाद करने की तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि जिंदगी खुदा देता है। मांस के लोथड़े में गर्भावस्था के अंदर कब सांसें चलती हैं, ये मौजूदा खुदा करता है, आप और मैं नहीं करते हैं। डॉक्टर भी पता नहीं कर पाए वो कौन सा महीना है, कौन सा सेकंड है कि वो मांस का लोथड़ा सांस लेने लग जाता है, तो खुदा का काम है। तो इसीलिए वहां पे धर्म समाज के लोगों ने कहा कि अब ये आपकी गलती है कि जब आप हेल्दी नहीं थे, आपके पास वो पोटेंशियल नहीं था कि आप एक जिंदगी को दुनिया में ला सकते, आपने क्यों ये क्राइम किया? क्यों ये क्राइम किया आपने? खुदा की हर बात के पीछे जो धर्म बने हैं ना, ये धर्म में अगर हम सच में अंदर जाके देखेंगे तो ये बड़े खूबसूरत है, हर चीज खूबसूरत है। आप किसी की जिंदगी को नहीं संवार सकते तो आप जिंदगी क्यों दे रहे हैं? आप मत दीजिए। आपसे किसने कहा कि आप मीटिंग करिए? कौन कह रहा है आपसे? कांट यू कंट्रोल ओवर योरसेल्फ? नो, you need to have this also, and when production comes you stop it because you don't want that. So for what reason God has given you that male organ or female organs? इसलिए मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी कि नेसेसिटी ने इन सब चीजों का आविष्कार करा। एक महिला ने दूसरी महिला को, जब वो कबीलों में रह रहे हैं, उनके पुरुष महीनों महीनों के लिए बाहर है, वो बस रात के कुछ पहर में आ रहे हैं, जैसे अपना मतलब पूरा कर रहे चले जा रहे, क्योंकि अम्मा ना देख ले, अब्बा ना देख ले, कोई देख ना ले। लड़की इतना घूंघट करके बैठी हुई है, अपने आदमी को ना देख पा रही है पूरे समय तक। आपको लगता है उस समय ऑर्गेज्म कोई फील करता होगा? जहां पे आप आए और गए, यहाँ पे क्या ऑर्गेज्म? लेकिन हाँ, वो ऑर्गेज्म फील करा जा सकता है जब भाभी ना स्नान घर में महिलाएं इकट्ठी हुई और नहाने जा रही हैं। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील, ध्यान से सुनिएगा। महिलाएं जब स्नान घर में हैं, नहाने जा रही हैं, पेट तक हाथ नहीं पहुंच सकता ना, तो भाभी जरा तनिक पीठ तो रगड़ दो ना हमारी। भाभी ने वो पीठ रगड़ी, क्या पता वहीं पे आप सेक्सुअल ट्रिगर पॉइंट्स हो, क्या पता वही सेक्सुअल ट्रिगर पॉइंट हो आपका। आपकी भाभी ने जैसे टच करा, आपको अंदर से फील हुआ कुछ, दैट इज नॉट इन योर हैंड। आपको यहां किसी ने छू लिया, यू हैव फेल्ट दैट सेंसेशन, दैट इज नॉट इन योर हैंड। अब आपको वो अच्छा लगा, आपने कहा अरे मैं तो 10 साल से अपने पति के साथ में, मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ, बट इन्होंने आज छुआ तो मुझे वैसा फील हो गया।
इन्वेंशन। तो इससे मैं बोलना चाह रही थी कि गे हो, चाहे लेस्बियंस हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ इसी दुनिया में ही हुआ है। हमें जब तक हम उस तरफ नहीं है, उस तरफ हम क्या ही बात कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी ये सही टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिया ना, जो हम लोग सुबह से नहीं टच करा था, क्षमा चाहती हूँ। मैंने उस टॉपिक पे भी 2-4 बात बोल दी, लेस्बियंस और गेइज्म के ऊपर पे। जी शुक्रिया सर, प्लीज सर। ये हम लोग बात कर रहे हैं, आपने जो कहा है वो सही बात है, भी इन्वेंशन है जी। हम लोग कुरान शरीफ में भी आया है और सब लोग जानते मानते हैं कि हज़रत लूत जो पैगंबर थे, उनकी कौम पूरी की पूरी कौम जो थी वो गे हो गई। तो सब मैं नहीं सर, हजरत लूत की जो कौम थी वो सर पूरी गे नहीं हुई थी। हजरत लूत की कौम में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी। हजरत लूत की कौम के लिए खुदा ने ये फरमाया कि क्योंकि सोदोम और गोमोरा के जो पाप है वो इतने बढ़ गए, अधर्म इतना बढ़ गया है कि लोगों के कराहने की आवाज मेरे पास आसमान तक आ रही है, इसलिए मैं उनको खराब करती हूँ। हमारी देश में कुछ लोगों को जाना, हम और भी हिंदी में हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। हम लोग करेंगे सर बात, इस टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, दूसरे महाविद्यालयों से आए हमारे साथीगण, मंच पर बैठे हमारे गेस्ट और हमारे स्टूडेंट, आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया और एक ऐसे विषय पर हमने यहाँ बात की जब यहाँ पर हमें ये समझने को बहुत आसानी से अगर हम अपने विचारों को थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर विचारों का कितना बड़ा मंथन चल रहा था और उस मंथन के बीच में जहाँ पर उसका शरीर और उसके विचार दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर भी उस कोशिश को एक पॉजिटिव वे देते हुए संजना मैम ने अपनी लाइफ को सेटल आउट करने का प्रयास किया। हम सभी की जिंदगी में कमियां होती हैं, लेकिन इन कमियों को हम रुकावट बनने की बजाय इसको अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर और अगर उसको हम अपनी ताकत बना ले तो शायद हम संजना मैम जैसे जो मतलब एक उस पोजीशन को पाने की कोशिश कर सकते हैं जो हम सोच नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी जनरेशन में या किसी मतलब मेल बॉडी में फीमेल थिंकिंग होना या फीमेल बॉडी में मेल थिंकिंग होना सिर्फ यही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। मेल हो फीमेल हो या एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर दोनों विचार पल रहे हैं, शरीर से कुछ और मानसिकता से कुछ और है, क्या उसको समाज में अधिकार नहीं मिलने चाहिए? लेकिन वो अधिकार हमें पॉजिटिव वे में लेकर समाज के आगे आना होगा और हम सबको उसका सहयोग करना होगा, तभी हम इन सब कॉन्फ्रेंसेस इन लेक्चर्स का मतलब सरोकार कर पाएंगे। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जहां भी मौका मिले हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम सब एक साथ मिलकर समाज का विकास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।